हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। आज हम अक्टूबर से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स इसमें कंप्लीट कर लेंगे और उम्मीद कर सकते हैं हम कि यहां से 50% आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और एग्जाम तक 3 टाइम रिवीजन कर लेना है इस वीडियो का और दिए गए पीडीएफ का। साथ ही साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा फैक्ट देखने वाले हैं, जैसे चर्चित व्यक्ति देखेंगे, चर्चित स्थल देखेंगे, कुछ संधियां हैं, वर्ष हैं, पुस्तकें हैं। ये बहुत ही कोर फैक्चुअल टॉपिक होता है, तो अब हमें याद रखना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे वीडियो खत्म करते तक आपको 80 से 90% चीजें हमारे साथ याद हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे मजेदार निमोनिक्स बताऊं, कुछ आसपास की चीजें बताऊं, ताकि आपको ये सारे फैक्ट याद रह सके आपके एग्जाम तक। और हमें करना क्या है, फोकस हमारा इसी पर होना चाहिए ना कि हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। सीधे टू दी पॉइंट आप पढ़ ही रहे हैं, बुक्स वगैरह आपने पढ़ रखी होगी, मैगजीन। चलो आज हम याद कर लेते हैं, शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो बिना देर किए हुए। और अब करंट अफेयर्स का यहां से पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर रह जाता है यूपी करंट और थोड़ा सा स्पोर्ट का पार्ट, एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो वह भी कल आपको वीडियो उसका मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है आपका गीतांजलि राव के बारे में। आप बताइए गीतांजलि राव के बारे में आपने क्या सुना हुआ है अभी तक। देखिए, जब पीछे आपने देखा होगा कि इन्हें किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अब समझते हैं हम कैसे। देखो, टाइम्स मैगजीन आती है और टाइम्स मैगजीन के द्वारा 2020 की यह किड ऑफ द ईयर घोषित की गई थी। यानी कि इनकी उम्र आप समझ रहे हैं 15 वर्ष के आसपास है। साथ ही यह अमेरिकन वैज्ञानिक हैं और भारतीय मूल की हैं। तो याद रखना ऐसे आसान है कि भैया भारत में गीता और अमेरिका में गीतांजलि। गीता हमने पकड़ा कनेक्टिंग वर्ड और यहां से हमने याद कर लिया इनके नाम को। तो भारत में गीता और अमेरिका में गीतांजलि राव प्रचलित हैं भाई। तो गीतांजलि राव को अमेरिका की जो पहली महिला है, जे बाइडेन है ना, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनकी जो धर्मपत्नी होती हैं वो वहां की पहली महिला होती हैं। तो पहली महिला कौन है इस समय? जे बाइडेन। इनके द्वारा ही सम्मानित किया गया है समाज में बदलाव हेतु। आप समझ रहे हैं गीतांजलि राव पहले से ही प्रचलित हैं, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यह फैक्ट हो गया आपके लिए, अब आसान याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो कात्यायनी अम्मा यह चर्चा में रही इसलिए क्योंकि इनका निधन हो जाता है और यह केरल की महिला हैं। तो क्यों चर्चा में रही थी, अगर यह मैं बता दूं तो आपके लिए यह तथ्य आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो, कात्यायनी अम्मा जो हैं केरल की साक्षरता मिशन से जुड़ी हुई थी। और साक्षरता मिशन से क्यों जुड़ी हुई थी यह सवाल आना चाहिए। चूंकि इन्होंने 96 वर्ष की आयु में पढ़ाई की थी। घर पर आप देखते होंगे परिवार में जो दादी बाबा होते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं अपने नाती पोतों को, है ना, पढ़ो जा करके। इनके साथ उल्टा था, इनके साथ यह अपने नाती पोतों को देखते हुए पढ़ते हुए देखती थी और वहां से इनको प्रोत्साहन मिला था और 96 वर्ष में इन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। और इन्होंने यह भी समाज में स्थापित किया था कि भाई एज इज नॉट अ बैरियर। क्लियर। तो कात्यायनी अम्मा जो हैं इसलिए ही इन्हें क्या बोला जाता था, साक्षरता अम्मा भी बोला जाता था केरल में। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। केविन मैकार्थी। देखिए, केविन मैकार्थी के साथ क्या हुआ है, यह यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के पद पर थे। अब इनके विरुद्ध क्या होता है, एक वोट से यह चुनाव हार जाते हैं। तो केविन में हमने हिंट लिया विन को, तो इनकी विन नहीं होती है, किस कारण से? एक वोट के कारण। और यह समझिए वहां पर वर्तमान समय में डेमोक्रेटिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी से ही यह आते हैं केविन मैकार्थी। और केविन मैकार्थी एक वोट से हार जाते हैं और इसलिए बोला गया कि यूएस के इतिहास में आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब स्पीकर को उसके पद से हटाया गया है। दूसरी पार्टी भाई कौन सी है अमेरिका में? रिपब्लिक है। और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के थे। जैसे हमारे यहाँ का निम्न सदन कौन है? बोले हमारे यहाँ की निम्न सदन है लोकसभा। उसी तरीके से अमेरिका का निम्न सदन कौन है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर हुआ? सारे तथ्य देखो समझ में आ रहे हैं। और इनकी विन नहीं हुई तो विन से हमने हिंट लिया केविन को, तो इनका नाम हमें याद हो गया केविन, जो हारे हैं भाई एक वोट से, अमेरिका में स्पीकर के पद से हटाए गए हैं। अब अगला नाम है भाई एन सुब्रमण्यम। एन सुब्रमण्यम याद कर लेना, लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एन शांत कुमार। ठीक है, यह शांत कुमार इनका नाम है। अब समझते हैं, इसको नाम याद करना बहुत आसान है, अभी याद करा दूंगा। देखो, एन शांत कुमार को पीटीआई जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे पुराना निजी समाचार एजेंसी है। पीटीआई आपने देखा होगा कि निजी समाचार एजेंसी है भाई। और इस अब यहां पर प्रेस की बात हो रही है तो अपन हिंट पकड़ेंगे। हिंट पकड़ा हमने प्रेस को, बोले प्रेस को ही शांत करने के लिए शांत कुमार को चुना गया है। क्योंकि प्रेस आज के समय में सबसे ज्यादा अशांत है और प्रेस को शांत करना है तो भाई शांत कुमार को अध्यक्ष बनाओ। अपने को नाम याद करना है, नाम याद हो गया। मोइजू, ये तो बहुत चर्चा में रहे थे, मालदीव को लेकर के इतना विवाद हुआ था। लक्षद्वीप और मालदीव का विवाद सब हर किसी ने जाना होगा और मालदीव को लेकर बहुत विवाद हुआ था। तो ये मोइजू भी बहुत चर्चा में आए थे क्योंकि भारत विरोधी बयान देते हैं ये। क्लियर।
फिर आते हैं अगले नाम पर जेवियर मिलेई। देखो जेवियर मिलेई को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति बनाया गया है। अब हमने इनके बारे में कहां से कनेक्ट कर सकते हैं? अब हम ब्रिक्स के बारे में जब हम पीछे पढ़ा है तो ब्रिक्स में जो 6 नए सदस्य जोड़ने की बात की गई थी उसमें अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस कर लिया है। बोले हाँ, बोले अर्जेंटीना ने वापस क्यों किया था? क्योंकि भैया वहां जो सरकार बदली थी वो पश्चिमी देशों का समर्थन करती है, वहां के संगठनों का समर्थन करती है, तो ब्रिक्स से बाहर करने का निर्णय ले लिया। और निर्णय लेने वाले व्यक्ति कौन थे? सरकार किसकी थी? जेवियर मिलेई की। तो बोले अर्जेंटीना को मिले नए राष्ट्रपति और अर्जेंटीना ने यह डिसीजन ले लिया। तो मिले से हमने याद किया मिलेई को। क्लियर हुआ? याद हो रही सारी चीजें? फिर आगे बढ़ते हैं फातिमा बीबी। देखो फातिमा बीबी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही थी। अभी इनका निधन हो गया है। आपको याद यहां पर क्या रखना है कि फातिमा बीबी जो है किस राज्य की पूर्व राज्यपाल नहीं थी। आपसे क्वेश्चन सीधा बनाया जाएगा तो आपको बता देना है तमिलनाडु की यह पूर्व राज्यपाल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं तो माधुरी दीक्षित क्यों चर्चा में रही? तो माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता से पुरस्कृत किया गया है। यहां दिया हुआ है 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। देखिए यह पुरस्कार जब आप पढ़ेंगे हम तो वहां जानेंगे 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हर वर्ष गोवा में होता है। कई सारे पुरस्कार दिए गए, सब कुछ याद हो जाएगा। यहां आपको याद रखना है कि सिनेमा में योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वहां पर भारतीय एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को दिया गया है। यहां केवल इतना याद रखना। अभी हम फिल्म महोत्सव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है याद करना एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर बढ़ते हैं एस वेंकट रमन पर। देखो यार एस वेंकट रमन क्यों चर्चा में रहे? इनका अभी हाल ही में निधन हुआ और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। याद रखना बहुत आसान है। कैसे? देखो वेंकट रमन के बारे में मैं बता दूं 1990 से 92 के दशक में यह क्या रहते हैं? आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। और 90-91 का दौर कौन सा था? भारत के लिए संकट का दौर था कि नहीं था? आप सभी बताइए, है ना? 91 की सभी को पता है जो समय रहा वह भारत के लिए आर्थिक संकट का समय था। अब बोले संकट में हमारे कौन काम आया? बोले संकट में ही तो हमारे साथ थे वेंकट। अब क्लियर हुआ कि नहीं? है संकट में वेंकट थे हमारे साथ और उस समय वेंकट रमन जो है आपके गवर्नर थे आरबीआई के और इनका निधन हो चुका है। इसीलिए आपको याद रखना है कब गवर्नर रहे ये भी आपको देखो याद आ गया होगा इससे जो मैंने तरीका बता दिया है। ल्यूक फ्रीडेन। देखो ल्यूक फ्रीडेन जो है आपके लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब लक्जम में आपको लक पर पकड़ना है, लक्जमबर्ग बोलना है इसे और लक पर फोकस करना है, यानी कि हिंट लेना है हमें लक से। अब लक जो है किसका अच्छा होता है? जिसको फ्री में चीजें मिलती हैं माना जाता है कि उसी का लक भाई अच्छा है। तो फ्री से हमने हिंट लिया फ्रीडन का और लक से हमने लिया लक्जमबर्ग का। पूछेगा भाई किस देश के बनाए गए हैं तो फ्री से हिंट ले लेंगे, हमें लक्जमबर्ग याद आ जाएगा। अगर पूछेगा लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री तो लक से हम हिंट ले लेंगे फ्री का, फ्रीडन याद आ जाएगा। आपको एग्जाम में तुरंत आंसर याद आएगा। आप देख लेना, इसको 2-3 बार वीडियो देखना। पेड्रो सांचेज। अब देखो पेड्रो जो सांचेज हैं वो स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। यहां से कैसे हम पकड़े इसको हिंट को? देखो चेज को पकड़ लेना यहां से। अब चेज हमने हिंट लिया, ये क्या करो आप पीडीएफ में भी इसको साइड में या तो लिख लिया करो चेज और इधर से हमें लेना है पेन को। अब एक बात बताइए, आपको अगर कोई चीज चेज करनी है, किसी चीज को चेज करना है, अपने लक्ष्य को चेज करना है तो आपको किससे गुजरना पड़ेगा? पेन से गुजरना पड़ेगा ना। तो हमने पेन हिंट पकड़ा यहां से और हमें याद आ गया नाम चेज से सांचेज और पेन से स्पेन। देखो याद हो रहा है सारी चीजें हैं कोर फैक्चुअल, लेकिन ऐसे चीजें अगर आप निमोनिक्स बनाओगे ना तो आपको चीजें एग्जाम तक याद रहेंगी भैया, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे जब नाम 3-4 आ जाएंगे वहां पर, और देश में कंफ्यूज हो जाओगे जब 3-4 देश दिए होंगे। लेकिन यह निमोनिक्स अगर आपके पास रहेगा तो आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो भाई। फिर आता है शीतल महाजन। देखो शीतल महाजन क्यों चर्चा में रही थी समझते हैं। यहां पर शीतल महाजन ने एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई और यह पहली विश्व की महिला बन गई थी। अब देखो यह ऊपर से हवा से छलांग लगा रही तो कहां आ रही हैं? तल पर आ रही हैं। तो बोले तल पर कूदने वाली महिला का क्या नाम है? शीतल। ठीक है, तल पर कूदने वाली महिला का नाम है शीतल और यह पहली विश्व की महिला बन गई हैं और किसी महान राष्ट्र से रही होंगी। आपने बताया भाई ऐसा काम करने वाली कोई महान राष्ट्र से रही होंगी, तो महान राष्ट्र से हमने याद कर लिया, भारत से तो है ही और साथ ही महाराष्ट्र। महान राष्ट्र से हमें हिंट मिल रहा है किस राज्य का? महाराष्ट्र का, यदि राज्य पूछा जाए कि किस राज्य से हैं या फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। सतीश हैं, संदीप हैं और मशी हैं। 3 नाम हैं, ये काफी आसान है तो आप याद रख सकते हो। साथ ही अगर मैं पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, अनुच्छेद कौन सा है, तो 124 आपका अनुच्छेद है। और वर्तमान आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़। याद रखना ये चीजें जो बता रहा हूं, चंद्रचूड़ आपके 50वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। साथ ही इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में 33 जो है चीफ जस्टिस हैं, 33 आपके जस्टिस हैं और प्लस 1 चीफ जस्टिस है। टोटल आपके 34 न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके। ये फैक्ट आपके लिए जरूरी है और बहुत आसान है जो सभी को पता होने चाहिए।
प्रोफेसर अनुषा शाह, प्रोफेसर अनुषा शाह को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही इस तरीके से इस पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली भारतवंशी भी बनी है। अब आते हैं एंटोनियो कोस्टा पर। देखिए एंटोनियो कोस्टा पर क्या हुआ है, पुर्तगाल के ये पीएम थे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे और इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का जो कारण रहा है वह भ्रष्टाचार रहा है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब भैया कोस्टा को हम क्या करेंगे, कोस्टा को पकड़ेंगे हिंट को और भ्रष्टा को पकड़ेंगे। तो भ्रष्टा के कारण, भ्रष्टा से हमने बताया भ्रष्टाचार के कारण कोस्टा को निकाला गया। राइमिंग के आधार पर भी कभी कभी नुमानिक्स बनाए जाते हैं, जैसे भ्रष्टा के कारण कोस्टा को निकाला गया। तो अब क्लियर हो गया होगा भ्रष्टाचार के कारण कौन निकाला गया, एंटोनियो कोस्टा निकाले गए। और कहां के ये प्रधानमंत्री थे, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हीरालाल सामरिया, देखो हीरालाल सामरिया से समझते हैं कि इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो नए मुख्य सूचना आयुक्त। यहां याद रखना सूचना आयुक्त की बात की जा रही है और पहले यह एसटी हैं, पहले यह एसटी हैं जो सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, वो भी मुख्य सूचना आयुक्त। तो समझते हैं भाई इनका नाम क्या है, हीरालाल सामरिया है। अब समरी, देखो कोई भी सूचना अगर आपको मिलनी हो तो आप सूचना किस रूप में चाहोगे, सूचना हम चाहेंगे भाई यार समरी के रूप में मिले, है ना। आप भी अगर चाहते हो कोई आपको कोई सूचना दे तो लंबा बैठकर 2 दिन बताए कि आप चाहोगे कि समरी में यार सूचना बता दे। तो समरी से हमें याद हो गया नाम क्या है, समरिया। बहुत आसान है याद करना कि नहीं, तो समरिया देखो इनका नाम है। अब ऑप्शन में आएगा तुरंत मारोगे, यह बात याद आ जाएगी। रघुबर दास देखो उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। 2 राज्यपाल आपको याद रखने हैं, एक है आपके इंद्रसेन रेड्डी, वो त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं इन्हीं 3 महीनों में, और रघुबर दास जो हैं उड़ीसा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इंद्रसेन की देखिए इंद्रसेना रेड्डी, इंद्र की सेना रेड्डी है पूरा का पूरा राज्य संभालने के लिए, पूरा से याद कर लिया हमने त्रिपुरा को, और दूसरा याद आ जाएगा भाई रघुबर दास अगर पूछेगा तो उड़ीसा के वह नए राज्यपाल बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर साइमा वाजिद, देखिए साइमा वाजिद को क्या किया गया है, WHO की जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है वहां के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, साइमा वाजिद को। याद रखना थोड़ा आसान है, साइमा को ध्यान देना, मैं बताता हूं कौन है। देखो साइमा को नहीं जानते हो लेकिन साइमा को, इनकी साइमा की मां को जानते हो। कैसे, कौन है मां इनकी, इनकी मां आप सभी ने सुना होगा, बंगाल की, बांग्लादेश की इस समय प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो शेख हसीना की बेटी हैं ये साइमा। तो हमने याद किया भाई साइमा की मां को हम जानते हैं और साइमा को ही WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। तो अब नाम याद आ गया होगा, साइमा से साइमा पढ़ना है इसको, ठीक। ऋचा चड्ढा आते हैं भाई, ऋचा चड्ढा देखो नाम में ही रिच है, ऋचा के नाम में ही रिच है, तो इन्हें फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है पुरस्कार का, शेवेलियर डेज आर्ट्स एट डेज लेट्स। तो हम याद कर लेंगे फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे मिला है, ऋचा चड्ढा को मिला है, आसान है। राजकुमार राव, देखो राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को भी राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। तो अब 2 व्यक्ति हैं जिन्हें इलेक्शन संबंधी जागरूकता के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में। कौन कौन है, पहले थे आपके सचिन तेंदुलकर और अभी अक्टूबर महीने में आपके राजकुमार राव को नियुक्त कर दिया गया है। रॉबर्ट फिको, देखिए रॉबर्ट फिको जो है आपके स्लोवाकिया के नए पीएम बने हैं। स्पेन के हमने याद कर लिए हैं पीछे, ठीक है, स्पेन के भी याद कर लिए हमने। और किस देश के हमने पीएम याद किए थे, नई नियुक्ति हुई थी, लग्जमबर्ग के याद कर लिए थे। अब फिर यह स्लोवाकिया के भी नए पीएम बनाए गए हैं, वह है आपके रॉबर्ट फिको। और यह आसान है, थोड़ा सा याद कर लेना, फेको बोलते हैं ना, फेको थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा स्लो फेंको यार। तो बोले यार फेंको तो तुम, लेकिन थोड़ा स्लो फेंको, हमारे पीएम जी की तरह मत फेंको। खैर मजाक कर रहा हूं, बोला जाता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू, देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है आपके, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में आपके कैग हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और कैग के लिए अनुच्छेद कौन सा है हमारे पास, अनुच्छेद है 148। इतना तो याद होना चाहिए भाई। अब इन्हें नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष के पद पर, वो भी संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर लेखा परीक्षक। दो संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर जो ऑडिटिंग होगी या अकाउंटिंग होगी उसके लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं भारत के कैग। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा गौरवान्वित वाला पल भी है और इनके बारे में जानना जरूरी है भाई, किसे नियुक्त किया गया है। क्योंकि हम अगर भारत के कैग को जानेंगे तो हम जरूर जान जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। पंकज त्रिपाठी को देखिए यूपीआई ने सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में यूपीआई के कौन नियुक्त किया गया है, पंकज त्रिपाठी। काफी चर्चित नाम है तो इसको याद कराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद कर लेना। चर्चित स्थलों पर आते हैं। अब चर्चित व्यक्ति के बारे में बताइए। मोस्टली मैंने 90% आपको याद करा दिए होंगे और कुछ 1-2 जो छोड़े हैं वो आप खुद से याद कर लो, इतनी तो मेहनत कर लो यार। चर्चित स्थल पर आते हैं।
चर्चित स्थल में सबसे पहला चर्चित स्थल दिया हुआ है उदयपुर। उदयपुर को क्या हुआ है, पहला आर्द्र भूमि शहर बनाया गया है। देखो बहुत आसान है याद करना, उदयपुर नहीं जानते होगे तो यह जरूर जानते होगे कि झीलों का शहर कौन सा बोला जाता है, बोले झीलों का शहर बोला जाता है उदयपुर को। तो उदयपुर ही आर्द्र भूमि शहर के रूप में बनाया जाएगा। यहां से हम हिंट लेकर कनेक्ट कर सकते हैं इसको। बरेली, भैया बरेली आप सभी ने सुना होगा, बरेली में कुछ ना जानते हो तो झुमका तो जरूर जानते होगे। बोले अब केवल झुमका ही नहीं गिरा है ना, वहां पर क्या है, स्मार्ट कक्षाओं वाला यूपी का यह पहला जिला बन चुका है। और जहां ये यूपी की कोई न्यूज आया करे तुरंत उसको जो है बहुत सीरियस ले लिया करो। तो बरेली जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वह यूपी का पहला स्मार्ट कक्षा वाला जिला बन चुका है। तिरुपुर, तिरुपुर देखिए तमिलनाडु में स्थित है और अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेले का आयोजन यहां पर हर वर्ष होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चलिए पढ़ लेना इस स्थल के बारे में भी, बाई चांस पूछ लेता है। कोलकाता, भाई कोलकाता में मैरीटाइम सर्च एवं रेस्क्यू बोर्ड की बैठक की गई है। मथुरा पर आते हैं भाई, मथुरा में क्या हुआ, देखो फिर आ गया यूपी से जुड़ा हुआ करंट यह स्थल। और अगर मथुरा से जुड़ा हुआ है, सॉरी अगर यूपी से जुड़ा हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला मनाया जाता है। जैसे ही मेला आएगा तुरंत आपके कान खड़े हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा मेले कहां मनाए जा रहे हैं, मथुरा में। यूपी स्पेशल में बताया था, और मथुरा में ही एक नया मेला और आ गया, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला। और चूंकि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहां हुआ था, बोले जन्म मथुरा में ही हुआ था भैया। और यह दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे, जो आगे चल करके जनता पार्टी कहलाई। सारी चीजें देखो कनेक्ट हो रही होंगी, और चीजें ऐसे जब आसपास की चीजें याद रहती है ना, तो ये नाम भी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं उन्नाव के बारे में। तो उन्नाव के बारे में जब पता चला कि राजा राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा की यहां पर स्थापना की गई। देखिए यहां इनकी अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया गया हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। यह भी स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि 57 के विद्रोह में रियासतों के राजा जब लड़ रहे थे, उसमें उन्नाव के एक राजा भी थे, राजा राम बख्श सिंह। इनकी रियासत उन्नाव में स्थित है। तो इनकी अश्व घोड़े पर बैठे हुए प्रतिमा जो बनाई गई है, वह उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। और नहीं आपको याद है तो देखो मैं एक कहानी बताता हूं। पीछे आपने सुना होगा, एक बार उन्नाव में कोई बाबा थे, उन्होंने बता दिया कि भाई यहां पर खुदाई करिए, यहां बहुत अधिक सोना, 1000 किलो के आसपास सोना मिलेगा। तो सरकार ने तुरंत जेसीबी लगाकर शुरू कर दिया था। और वो जानते कहां पर खुदाई हुई थी, जहां पर यही राजा राम बख्श का महल था ना, या रियासत थी ना, उसी के नीचे बताया था कि बहुत सोना जो है यहां पर गड़ा हुआ है। तो इसीलिए चर्चा में रहा था तब उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से आपने कनेक्ट कर लिया राजा राम बख्श सिंह को, और अब आपको हो गया होगा याद। ये नरेंद्र नगर आते हैं भाई। नरेंद्र नगर में क्या हुआ है आपका, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। कहां है, उत्तराखंड में। देखो क्षेत्रीय परिषद के बारे में आप जानते हो ना, क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, भारत का मैप देखो यहां पर साथ में, अभी समझ में आ जाएगा क्षेत्रीय परिषद क्या है। देखो भारत का मैप आपको दिख रहा है, तो यह जो उत्तर का क्षेत्र है इसके लिए उत्तरी क्षेत्र परिषद है, और जो पश्चिम का क्षेत्र है उसके लिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, और दक्षिण का है दक्षिणी है, पूरब के लिए पूर्वी है, मध्य के लिए मध्य है। साथ ही एक अलग से क्षेत्रीय परिषद बनाई गई नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके लिए। बेसिकली यह क्षेत्रीय परिषद भारत के संघवाद के ढांचे को मजबूत करने के लिए, ताकि यह क्षेत्रीय परिषदों में शामिल जो राज्य हैं अपने अपने जो समस्याएं हैं या अपने अपने मुद्दों को रख सकें और केंद्र सरकार के साथ मिलकर उनको निपटान कर सके। इस आधार पर यह क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। चूंकि इसका जो हेड बनाया जाता है वह गृह मंत्री रहते हैं, हमारे जो गृह मंत्री रहते हैं इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि यहां पर हम जो बात कर रहे हैं पिछले 3 महीनों में, एक आपकी दिखाई देगी मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य रहेंगे, हिसाब लगाकर बताइए। बीच में या तो उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो यह 4 राज्य आपके दिखाई देंगे कहां पर, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। और जो इसके उत्तर के सारे राज्य हैं वह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में दिखाई देंगे। तो 2 प्रमुख बैठकें आपकी पिछले 3 महीनों में हुई है। तो जो मध्य वाली हुई है वह उत्तराखंड में हुई है, और जो उत्तर वाली भी हम देखेंगे तो वो पंजाब में हुई है। इसको यहीं पर समझा दिया है, साथ के साथ आपको चीजें सारी बता दी क्षेत्रीय परिषद से संबंधित, क्यों आखिर इसका गठन किया गया, और यह जो फैक्ट है इससे संबंधित आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। पीलीभीत पर आते हैं भाई। तो पीलीभीत के बारे में आपको पता है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्र यूपी में बताया था, यहां पर देखो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलते हैं। तो यहीं पर देखो वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ भी किया जाएगा भैया। वन्य जीव संरक्षण हम वहां थोड़ी करेंगे जहां पर वन्य जीव है ही नहीं, है ना, वहां पर ऐसी कार्यशाला का शुभारंभ क्यों करेंगे, कॉमन सेंस लगाकर बताओ। तो पीलीभीत ऐसे याद रख लेना आप। अब बेंगलुरु पर आते हैं। तो बेंगलुरु में भारत में पहली 6G लैब लगाई जा रही है नोकिया के द्वारा। देखो नोकिया जो है आपका 6G लैब पर काम कर रहा है, और वह कहां पर, बेंगलुरु पर। बोले नोकिया ने बोला यार आप अपना बंगला दे दो, हम वहां पर 6G लैब लगाएंगे। तो बेंगलुरु का हमने कोड ही बनाया है बंगला। अब गोरखपुर पर आते हैं। तो गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया।
विशेष संचारी रोग से जानने से पहले हमें संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या है भाई संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम? वर्ष 2017 में, लिख लेना यहां पर, वर्ष 2017 में, या बाबा जब सत्ता में आए तो सत्ता से हमने याद किया 17 से इस अभियान की शुरुआत की और 17 से हमें यहां पर वर्ष याद हो गया। साथ ही बाबा ने क्या किया इसके तहत? देखो, संचारी रोग यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग, उसके माध्यम क्या हो सकते हैं? जल हो सकता है भाई, भोजन हो सकता है, वह क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनसे यह रोग फैलते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए जो अभियान चलाया गया उसे ही बोला गया संचारी रोग नियंत्रण अभियान। इसी के अंतर्गत प्रति महीने, हर महीने लगभग मान के चलिए साल में एक महीना, जैसे अक्टूबर का महीना डिसाइड किया जाता है जहां विशेष संचारी नियंत्रण अभियान शुरू किया जाएगा। यानी कि इसके तहत जागरूकता फैलाई जाएगी यही संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए। और साथ ही एक अभियान और दस्तक अभियान चलाया जाता है। 15 दिनों का यह भी अभियान होता है जिसमें महिलाएं जो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, ये घर घर जाकर दस्तक देकर घर घर दस्तक देकर के लोगों को जागरूक करती हैं। जो भी मरीज होते हैं, संचारी रोग से संबंधित बच्चे होते हैं, उनको जागरूक किया जाता है। तो 2 तरीके के अभियान चलाए जाते हैं और यह जो शुभारंभ किया गया है बाबा की ही विधानसभा क्षेत्र से किया गया है, गोरखपुर से। आसान है याद रखना, सब कुछ बता दिया डिटेल से, जो भी आपको इससे संबंधित जानकारी पता होनी चाहिए। भाई ये फैक्ट पढ़ने के लिए इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ग्वालियर पर आते हैं, तो ग्वालियर में आपका दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र चालू किया जा रहा है। तो ग्वालियर बहुत अधिक चर्चा में रहा, पीछे भी हमने पढ़ा था कि क्रिएटिव सिटी में आपका ग्वालियर डाला गया है, तानसेन का जुड़ाव यहां से है। तो अब ग्वालियर क्या है? दूसरा और चर्चा में यहां पर करंट में आया कि दिव्यांग जनों के लिए पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर बनाया जा रहा है। पीछे के फैक्ट को कनेक्ट किया करो कि इससे संबंधित आपने और क्या पढ़ा है। देखो हैदराबाद पर आते हैं, तो हैदराबाद में आपका पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे बनाया जा रहा है। H फॉर हैदराबाद एंड आल्सो H फॉर हेल्थवे। देखो हेल्थवे है क्या? यहां पर जो सोलर रूफ है, जो ट्रैकवे बनाया जाएगा, तो ऊपर छत पर क्या है? जो छत बनाई जाएगी, सोलर रूफ की छत बनाई जाएगी। तो जितनी भी यहां विद्युत की आपूर्ति है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है, यह आपूर्ति कहां से की जाएगी? इसी सोलर रूफ से जो विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, इसीलिए इसको हेल्थवे बोला जाता है। और पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, या क्लियर हुआ? कहां बनाया जा रहा है? हैदराबाद में। तो हेल्थवे को H फॉर हेल्थवे, H फॉर हैदराबाद, ऐसे याद रख लेंगे हम। अब गुड़ामलानी या बाड़मेर याद रखो। देखो बाड़मेर में क्या हो रहा है? क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। बा से बाड़मेर, बा से बाजरा। अब बाजरा के उत्पादन में भी आप जानते हैं राजस्थान शीर्ष पर है, वो भी राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? राजस्थान का बाड़मेर। और बाड़मेर में आपको पता चल गया कि यहां पर क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। यहां भैया ऑप्शन दे देगा आपसे कि प्रधानमंत्री दे देगा या फिर गृह मंत्री दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और जो आपको फंसाने वाला होता है वो मैंने देखो नोट कर दिया है। अमृतसर आते हैं, क्यों चर्चा में रहा? देखो अमृतसर पीछे बताया ना कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसकी बैठक कहां हुई? अमृतसर में। और मध्य जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी कहां हुई? उत्तराखंड में हुई। मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय बनाया जा रहा है। याद रखना बहुत आसान है। मसूरी में देखिए, मसूरी में ही आपके रहते थे, निवास स्थल था एवरेस्ट का, जिनके नाम पर आप माउंट एवरेस्ट जानते हो, जो चोटी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो माउंट एवरेस्ट का जो घर था ना, उनके घर को ही संग्रहालय में बदल दिया गया, और संग्रहालय के साथ साथ यहाँ कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्रण संग्रहालय। तो मानचित्रण जो संग्रहालय है वह देश का पहला बनने जा रहा है उन्हीं एवरेस्ट के आपके घर पे। और रहते कहां थे? मसूरी में रहते थे, तो मसूरी में ही देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय बनने जा रहा है भाई। वाराणसी में देखिए 16 अटल आवासीय विद्यालय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पढ़ चुके हैं, पीछे भी हम इसके बारे में। लागत समझ लो, क्रिकेट स्टेडियम की लागत है 450 करोड़ और अटल आवासीय विद्यालय की लागत होगी आपकी 1115 करोड़। इसकी लागत याद रखना, खासकर यह 450 करोड़ जरूर याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जो लागत है, जो वाराणसी में बनाया जा रहा है, इसकी लागत कितनी है। आगे बढ़ते हैं तो खूंटी पर आते हैं। देखो खूंटी के बारे में यह है फैक्ट कि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई है यहां से। अब जनजातियों की या आदिवासियों की बात की जाए और झारखंड की ना बात की जाए तो कैसे हो सकता है भाई, है ना। तो झारखंड आपको याद रखना है, झारखंड में खूंटी है जहां से इस अभियान की शुभारंभ किया जा रहा है। डोमिनिका, देखो डोमिनिका, हैती, क्यूबा, ये सारे जब देश हमने पढ़े थे तो यह कैरेबियन सी में मौजूद थे। यहीं पर विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। और किसके लिए? लुप्त प्राय जो स्पर्म व्हेल है उसके लिए यह पहला समुद्री संरक्षित केंद्र कहां बनाया जा रहा है? डोमिनिका देश में बनाया जा रहा है। अयोध्या में आते हैं भाई। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में फिर से देखो एक दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। इस बार कितने दीप प्रज्वलित किए गए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है यह? तो 22,23,000। याद करना बहुत आसान है, 22 के रिकॉर्ड को ही 23 में तोड़ दिया है।
है, आसान है कि नहीं। 22 के रिकॉर्ड को 23 में तोड़ दिया है, तो 22 लाख हो गया और 23,000 हो गया। इतने दीप जोड़े गए हैं, जलाए गए हैं। ठीक है, वियना पर आते हैं। तो वियना को क्या किया गया है, ओपेक की जो 6वीं उच्च स्तरीय बैठक है, यह कहां हो रही है, वियना में हो रही है। देखो यार, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, सभी को पता है। और ओपेक क्या है, ऑयल के जो ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज होते हैं वो सारे के सारे ओपेक के सदस्य होते हैं। तो अब यह आपसे पूछा जाए, जो वियना में बैठक हो रही है, क्या भैया वियना जो है इसका सदस्य है, बोले नहीं है, यह ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो वियना में केवल बैठक होती है। और ओपेक का मुख्यालय आपसे पूछे कहां है, तो ओपेक का मुख्यालय भैया वियना में ही है। वियना भले ही इसका एक सदस्य नहीं है, ये याद रखना, वियना इसका सदस्य नहीं है, लेकिन जो ओपेक का मुख्यालय बनाया गया है वो वियना में ही बनाया गया है। और बैठक कहां हो रही है, उसी मुख्यालय में ही हो रही है। चिली पर आते हैं। तो चिली क्यों चर्चा में रहा, चिली आपका अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बना है। और इंटरनेशनल सौर जो एसोसिएशन है आपका, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, है ना। इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय आपके गुरुग्राम में है, हरियाणा में, अपने भारत में है। तो महत्वपूर्ण संस्थान है। अब आते हैं भाई, यह चर्चा में क्यों करंट में है, करंट में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसका नया सदस्य बना है चिली। अब चिली बना है, याद रखना बहुत आसान है, कैसे, सौर से हिंट पकड़ा हमने। अब सौर मतलब होता है सूर्य, सूर्य से ज्यादा संपर्क में आओगे तो फिर आप क्या ढूंढोगे, आप चिल होना चाहोगे कि नहीं होना चाहोगे, आप चिल होने के लिए भागोगे। तो चिल से याद आया चिली, चिली ही इसका नया सदस्य बना है। दुबई पर आते हैं। तो दुबई में आपका वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो, देखिए जो रोड शो किया गया है वह दुबई में किया गया है। और जो वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल कार्यक्रम हो रहा है वह कहां हो रहा है, यह गुजरात में ही होता है भाई। बेसिकली गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए, अंतरराष्ट्रीय जो इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके का रोड शो या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब यह दुबई में देखो रोड से हुआ और कार्यक्रम हुआ गुजरात में, दोनों चीजें याद रखना आप। थाईलैंड देखो, थाईलैंड क्यों चर्चा में था, क्योंकि थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। तो भैया तारीख याद रखना, हमेशा के लिए नहीं किया है, नवंबर 2023 से मई 2024 तक, ताकि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके थाईलैंड में। साथ ही भारत और थाईलैंड के मध्य संबंधों में सुधार किया जा सके। जो द्विपक्षीय संबंध है, इसके तहत यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। और किस देश ने व्यवस्था की है, तो थाईलैंड ने की है। भूटान देखो, भूटान में लोग बड़े खुश रहते हैं, ऐसे याद रखना इसको, भूटान में बड़े खुश रहते हैं। बोले क्यों, बोले एक तो आदमी वहां पे कुत्तों तक का टीकाकरण कर दिया गया है। तो भूटान ऐसा देश बना है जो टीकाकरण करने वाला कुत्तों का, जो आवारा कुत्ते हैं उनका टीकाकरण करने वाला पहला देश हो गया है। कलोल पर आते हैं भाई। कलोल में क्या किया जा रहा है, नैनो डीएपी संयंत्र के का लोकार्पण किया जा रहा है। नैनो डीएपी जानते हो क्या है, जो आपकी यूरिया होती है, डीएपी होती है, उसको नैनो स्तर तक तोड़ दिया गया है। पहले किसान जो एक बोरी यूरिया ले जाता था, उसको अब नैनो यानी कि नैनो फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो यूरिया ले जानी पड़ेगी, मात्र एक बोतल यूरिया से काम चल जाएगा। तो इस तरीके का जो संयंत्र लगाया जा रहा है वह गुजरात के कलोल में लगाया जा रहा है। क्लियर हुआ। लखनऊ में भाई क्या है, लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण करने की परियोजना बनाई जा रही है। अब समझते हैं भाई लखनऊ में ही क्यों, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नौसेना का शौर्य संग्रहालय लखनऊ से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। होचिन मिन सिटी, होचिन मिन सिटी जो वियतनाम में है, यह गांधी जी की यहां पर प्रतिमा का अनावरण हुआ। बोले गांधी जी की बात हो रही है, कौन सा ऐसा सिटी है भाई जो नहीं जानता है, बोले हर सिटी जानता है। होचिन मिन सिटी तो भैया गांधी जी की प्रतिमा तक लगा रहा है। क्लियर हुआ। अब बोलीविया आते हैं। तो बोलीविया क्यों चर्चा में रहा, बोलीविया इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगाया जा रहा है यहां पर। समझते हैं भाई बोलीविया के बारे में। बोलीविया के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, जब साउथ अमेरिका किया होगा तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील थी टिटिकाका। सब याद कराता हूं, देखो पीछे रिवीजन भी आपका होगा। टिटिकाका जो झील थी, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील थी और यही ऊंचाई पर स्थित थी। दूसरा, एक ऊंचाई पर एक और काम होने जा रहा है, सबसे ऊंचा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर भी बोलीविया में ही लगने जा रहा है। क्लियर, याद हो गया होगा। इससे पीछे की घटनाएं जितनी आप जानते हो ना, उससे चीजों को जोड़कर याद किया करो। कौशाम्बी देखो, कौशाम्बी आप जानते हैं बौद्ध प्रमुख स्थल रहा है। तो भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कौशाम्बी में ही हो रहा है। ये हो गए प्रमुख आपके व्यक्ति। अब आते हैं पुरस्कारों पर। देखो भैया, पुरस्कारों को याद रखना भी बहुत आसान है, ध्यान से सुनते चलना, सारी चीजें आपको वीडियो के साथ याद करनी है ताकि आपको रिवीजन जब करना पड़े, रिवीजन में बिल्कुल कठिनाई ना आए। और नहीं भी रिवीजन कर पाओ ना आप, तब भी आप 90% चीजें वीडियो देखने के बाद ही सही कर दो। ठीक है, पुरस्कार पर आते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब सत्यजीत रे के बारे में जान लो तो आपको समझ में आ जाएगा। और करंट का खैर याद रखना है आपको, माइकल डगलस को मिला हुआ है। कौन है, माइकल डगलस, या भी आपके
हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, मशहूर डायरेक्टर हैं। सत्यजीत रे कौन थे, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सत्यजीत रे भारत के ऑस्कर विजेता रहे हैं। अब ऑस्कर विजेता किस क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में। तो मूवी डायरेक्ट करते थे, ये महत्वपूर्ण फिल्में हैं जो इन्होंने डायरेक्ट की है। यहां पूछूं अगर आपसे पहले ऑस्कर विजेता कौन थी, तो पहली ऑस्कर विजेता थी आपकी भानु अथैया। ये बहुत बेसिक बेसिक सी जानकारी है जो मैं बता रहा हूं, और ये तो आप नोट कर लेना साइड में। तो पहली ऑस्कर विजेता थी भानु अथैया। कॉस्ट्यूम डिजाइन के क्षेत्र में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। फिर दूसरे आपके आते हैं सत्यजीत रे, और इन्हें ही ट्रिब्यूट देते हुए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और यह सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष जीता है माइकल डगलस ने। और यह दिया कहां पर गया, 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जहां पर पीछे हमने पढ़ा था माधुरी दीक्षित को जो योगदान देने के लिए, कहां पर, सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए माधुरी दीक्षित को दिया गया था। और वहीं पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया माइकल डगलस को। क्लियर। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड, देखो लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है उत्तम सिंह को। आसान कैसे है, बोले लता दीदी जैसा जो उत्तम गाएगा ना, उसी को, उत्तम सिंह को ही उसी को अवार्ड दिया जाएगा। तो उत्तम गाने वाले उत्तम सिंह थे। किशोर कुमार, अब किशोर अवस्था में जब थे भैया धर्मेंद्र, तो अलग ही एक्टर थे, तो किशोर कुमार किसको दे दिया गया, धर्मेंद्र को दे दिया गया। रामानुजम आते हैं, तो रामानुजम जो है यह पता होना चाहिए, गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और मैक्सिमम 32 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारे जो कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रुक्सियांग झांग, तो रुक्सियांग झांग को यह पुरस्कार दिया गया है रामानुजम पुरस्कार। ग्लोबल इंडियन अवार्ड आते हैं भैया, कौन सी इंडियन है जो ग्लोबल स्तर तक जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है, तो वह है सुधा मूर्ति। कौन है ये सुधा मूर्ति, यह नारायण मूर्ति की पत्नी है। और नारायण मूर्ति आप जानते हैं इंफोसिस के बारे में, नहीं जानते हो, यह इंडियन ग्लोबल, अगर समझना भी है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो वाइफ है ना, वो कौन है, सुधा मूर्ति की बेटी ही है भैया। तो ये इंडियन को ऐसे ही ग्लोबल लेवल तक पहचान मिल चुकी है। तो सुधा मूर्ति जो है पहली लेडी बनी है जिन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है, याद रखना ये चीज। अब आते हैं 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर। यह कहां पर होता है, हर वर्ष गोवा में होता है, बताया था आपको, याद करा दूंगा। देखो कैसे अभी सारी याद होती हैं। ओपनिंग फिल्म है कैचिंग डस्ट, क्लोजिंग फिल्म है द फीदर वेट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है एंडलेस बॉर्डर, और सर्वश्रेष्ठ ओटीटी फिल्म किसको मिला है, पंचायत सीजन 2 को। और सत्यजीत रे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, माइकल डगलस इसको पढ़ना नहीं। अब ये चार आप ऐसे ही पढ़ के निकल जाते होगे, लेकिन आपको याद नहीं होता होगा, फिर कंफ्यूज हो जाते होगे, आगे बढ़ते होगे, अगला 2 पेज पलटते होगे, पीछे का गायब। अब देखो भूलोगे नहीं कैसे, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, देखो गोवा में भैया बोला गया चलो आ जाओ फिल्म महोत्सव में चलते हैं। तो फिल्म महोत्सव में सब लोग बैठे, यहाँ पर, यहाँ कुर्सी पड़ी हुई है, सब बैठे हुए, कहानी सुनना कैसे याद होंगी सारी चीजें। बोले सबसे पहला आ जाओ शुरू करते हैं, ये स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर ओपनिंग फिल्म लगाते हैं। ओपनिंग फिल्म बोले लगानी है, चलो फिर स्क्रीन से क्या करो, डस्ट डस्ट थोड़ी सी झाड़ दो। बोले चलो ठीक है, स्क्रीन से हमने डस्ट वस्ट झाड़ दी और ओपनिंग फिल्म लगा दी, शुरू कर दी। अब बोले चलो भाई बारिश होने लगी, बारिश होने लगी तो सब कुछ वेट हो गया है। बोले वेट हो गया तो बंद कर दो। बोले चलो भाई स्क्रीन बंद करो, सब स्क्रीन वेट हो चुकी है। तो हमने डस्ट वस्ट झाड़ के शुरू की थी और वेट हो गया था, सब बंद कर दी थी। फिर बात की यार इसके बीच में जो लगी थी फिल्म, बीच में चल रही थी जब, तो एक फिल्म थी जो हमारा मन कर रहा था कभी एंड ही ना हो, होता है ना, जो फिल्म बहुत अच्छी लगती है उसका मन करता है यार कभी एंड ही ना हो। बोले यार यह फिल्म जो है एंडलेस होनी चाहिए थी यार, बंद नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, 3 चीजें ध्यान रखना जो मैंने बताई है, सारी कहानी है, कहानी से सारे देखो फैक्ट भी तैयार होंगे। फिर बात हुई कि यार ऐसी फिल्म कोई लगी होनी चाहिए थी, यह फिल्म जो है खत्म ही नहीं होनी थी कभी। और आगे बात कर रहे थे, बोले भारतीय फिल्म अगर देखी जाए तो भारत में, बोले यार सबसे ज्यादा भारत में क्या लोगों को पसंद है, बोले सबसे ज्यादा भारतीयों को पसंद है पंचायत। वहीं बैठ के बात कर रहे थे, बोले भारतीयों को पंचायत करना बहुत पसंद है। अब देखो चारों कैसे फैक्ट याद होते हैं। सबसे पहले हमने स्क्रीन झाड़ी, डस्ट झाड़ी थी, तो जो ओपनिंग फिल्म थी हमने लगाई थी उसका नाम ही था कैचिंग डस्ट। क्या नाम था, कैचिंग डस्ट, डस्ट पकड़ा यहां से। फिर था जब बारिश हो जाती है तो सब वेट हो जाता है, वेट होगा तो बंद करनी पड़ेगी, तो क्लोजिंग जो फिल्म थी हमारी, वेट से हमने याद किया फीदर वेट। अब हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा एग्जाम तक कि कैचिंग डस्ट आपकी ओपनिंग फिल्म थी और फीदर वेट जो थी क्लोजिंग फिल्म थी। और एक फिल्म थी जो कभी खत्म ना हो, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दी गई एंडलेस, जो कभी खत्म ही ना हो, तो एंडलेस बॉर्डर, एंडलेस बॉर्डर्स जो थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। और भारतीयों को क्या पसंद है, पंचायत करना, तो भारतीय जो ओटीटी अवार्ड मिला हुआ है, सर्वश्रेष्ठ ओटीटी अवार्ड पाई है जो भारतीय वेब सीरीज है पंचायत सीजन 2। क्लियर, तो सारे देखो तथ्य याद हुए। अब क्या पढ़ने की जरूरत है, यह कहानी क्यों सुनाई थी, इसीलिए सुनाई थी ताकि इसके अवार्ड सारे याद हो जाएं। अब बुकर पुरस्कार पर आते हैं भाई। बुकर पुरस्कार आप समझिए जिसे मान बुकर पुरस्कार भी बोला जाता है।
यह पुरस्कार बेसिकली अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए नॉवेल को दिया जाता है। यहां समझ लो इसके बारे में, तो अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए नॉवेल को दिया जाता है। और जो कॉमनवेल्थ गेम होता है, कॉमनवेल्थ गेम समझते हो, कॉमनवेल्थ जो राष्ट्र होते हैं, जो राष्ट्रमंडल बोलते हो, यह कभी ना कभी ऐसे राष्ट्र होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे होते हैं, तो उसके तहत ही आपके राष्ट्रमंडल देश होते हैं। अब राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं उन्हीं में यह पुरस्कार, वहीं के राइटर्स को यह पुरस्कार दिया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार। अब मैन जो है वहां की संस्थान है, इसीलिए इसको मैन बुकर पुरस्कार भी बोल दिया जाता है। और यह किसको दिया गया है इस वर्ष? तो पॉल लिंच को दिया गया है। यहां समझते हैं, एक बात और बताऊंगा, यहां ध्यान सुनना, क्योंकि आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना बुक्स वगैरह को लेकर के, तो बड़ा आपको कंफ्यूजन होता है। क्या? देखो, जो बुकर पुरस्कार पाने वाले 5 भारतीय, बेसिकली 5 भारतीय मूल के, क्योंकि यह ब्रिटेन में ही रहते हैं लेकिन भारतवंशी हैं, तो भारतीय मूल के हैं, ऐसे केवल 5 भारतीय हैं जिन्हें यह बुकर पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? आ जाओ, इनके नाम देखते हैं और उनकी पुस्तक देखते हैं, किस नॉवेल के लिए या किस पुस्तक के लिए उनको मिला है। सबसे पहला मिला था आपका नायपाल को, इसको लिख लेना आप भी। नायपाल को यह पुरस्कार मिला था और इनकी पुस्तक थी इन ए फ्री स्टेट। ठीक, क्या नाम था इनकी बुक का? इन ए फ्री स्टेट। दूसरे थे आपके सलमान रुश्दी। कई सारी पुस्तकें आप भी लिखते रहते हैं, अभी आज ही पढ़ेंगे हम, कई चर्चा में रही हैं, लेकिन इनकी जो बुकर पुरस्कार से सम्मानित है पुस्तक, उसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रेन। क्या नाम है? मिडनाइट चिल्ड्रेन। आप लोग इसको लिखना साफ साफ, मैं बोल रहा हूं तो आप इतना तो जानते हो, लिख लोगे। तीसरी है अरुंधति राय। काफी पुस्तकें अभी आती रहती हैं, लेकिन इनकी बुकर पुरस्कार से सम्मानित जो पुस्तक थी वह थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या नाम था उसका? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। चौथी थी किरण देसाई। किरण देसाई की पुस्तक का क्या नाम था? द इनहेरिटेंट ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंट ऑफ लॉस। और पांचवें जो थे वो थे अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो थे पांचवें थे जिन्हें भारतीय मूल के थे, बुकर पुरस्कार मिला था। इनकी पुस्तक का नाम था द व्हाइट टाइगर। यह 5 पुस्तकें थी जो आपको याद होनी चाहिए, और बेसिकली यहीं से नाम उठा के ना, और पुस्तकों के नाम पूछ देगा और उनके लेखक पूछ देता है। आपको समझ नहीं आता यार कहां से पूछा है, भैया ये यहीं से पूछता है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और बुकर पुरस्कार पाए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य का पुरस्कार माना जाता है, खासकर इंग्लैंड के क्षेत्र में, है ना, ब्रिटेन के क्षेत्र में यह सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार भी माना जाता है। और यह 5 पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, नायपाल हैं जिनकी पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी हैं मिडनाइट चिल्ड्रेन, अरुंधति राय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और किरण देसाई की पुस्तक द इनहेरिटेंट ऑफ लॉस, साथ ही अरविंद अडिगा की पुस्तक द व्हाइट टाइगर। ये 5 प्रमुख पुस्तकें हैं। और जो करंट का है वह आपको पॉल लिंच को मिला हुआ है। नॉवेल है आप इनका प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग है, और साथ ही देखिए आयरलैंड देश से आते हैं, रहते कहां पर हैं? आयरलैंड में। या तो वो ब्रिटेन में बंदा रहता होगा या आयरलैंड में रहता होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आता है। भैया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है आपका अनुवाद करने के लिए दिया जाता है, यानी कि खासकर यह मिलता है जो किसी भी भाषा में लिखा हुआ नॉवेल होगा उसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा, और फिर वह अनुवादित जो नॉवेल होता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोर्डिनो, नाम लिख लेना, किसको मिला हुआ है? गोस्पोर्डिनो। जॉर्जी गोस्पोर्डिनो को यह पुरस्कार मिला है, और यह अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। इससे ज्यादा जो महान पुरस्कार है वह मान बुकर है। तो यह जो मान बुकर है डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि यह याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आते हैं जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर। तो यह पेरुमल मुरुगन को दिया गया है और उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए। यह भी देखिए जो अनुवादित उपन्यास होता है उसके तहत ही दिया जाता है। तो मुरुगन, जो पेरुमल मुरुगन का उपन्यास था आलंचा पैची, आलंचा पैची तमिल उपन्यास है और इसका अंग्रेजी अनुवाद है फायरबर्ड, जिसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझा दी होंगी जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड, आ जाओ इसको याद करते हैं। यह एमी अवार्ड जो है न्यूयॉर्क में दिया जाता है। अब बोले भैया यह एमी अवार्ड जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि यह जो कॉमेडी सीरीज में पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन हम क्या जानेंगे? हम सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज खाली आप पता कर लो, और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज क्यों जानना है? क्योंकि कोई भारतीय है जो एमी रेस लेकर आया है। अब एमी कोई नहीं जानता, एमी जैक्सन तो हर कोई जानता होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। बोले एमी से इंप्रेस होकर ही क्या हुआ है? एमी से इंप्रेस होकर ही एक वीर है जो भारत लेकर आया है एमी को। क्लियर हुआ? तो इंप्रेस होकर के, तो ड्रामा सीरीज किसने? द इंप्रेस ने जीता है अवार्ड ड्रामा सीरीज में। और कॉमेडी सीरीज में वीरदास ने, वीरदास लैंडिंग जो भारत का शो आता है, कॉमेडी शो है, उसने जीता है। साथ ही डेरी गर्ल्स, तो डेरी गर्ल्स के साथ साझा करते हुए। तो बोले भाई एमी जो है, एमी जैक्सन एक्ट्रेस से ही सारी ट्रिक बन जाएगी। कैसे? एमी जैक्सन जो है इससे इंप्रेस होकर इस गर्ल को
इस गर्ल को वीर जो है भारत लेकर आया है। तो वीरदास जो है डेयरी गर्ल्स के साथ में एक तो कॉमेडी सीरीज में अवार्ड जीत रहा है और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में द इम्प्रेस जीत रही है। अवार्ड कौन सा है? एमी अवार्ड है। अब आते हैं ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, यह नंदिनी दास को मिला हुआ है। ब्रिटिश एकेडमी जो बुक प्राइज है यह नंदिनी दास को मिला है। और क्लियर बहुत बहुत आसान याद रखना है, जैसे ब्रिटिश यहां हमने पकड़ा, हिंट मिली ब्रिटिश से, यहां दास से। तो ब्रिटिशर्स ने हमें दास बनाया था कि नहीं? कुछ समय तक उनके हम दास रहे थे, तो बोले हाँ। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से हमने नंदिनी दास को याद किया। और कोर्टिंग इंडिया, देखो उन्होंने बात भी उसी टाइम की है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो उस समय की बात है जब मुगलों का पतन हो रहा था और कैसे जो अंग्रेज व्यापारी थे वो आते हैं और व्यापारिक कोठी खोलने की मांग करते हैं, वह सारी घटना यहां पर बताई गई है। सर टॉमस रो के आगे तक की कहानी है इस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। किसकी पुस्तक है? नंदिनी दास की पुस्तक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ, अर्थ को जो बढ़िया से सुरक्षित रखेगा उसे ही चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाएगा। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ किसके द्वारा दिया जाता है? तो अर्थ का संबंध आपको समझ में आएगा एनवायरमेंट से, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं योजनाओं पर। महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी हैं, वही केवल इसमें शामिल की गई हैं। तो आ जाइए चलते हैं मिशन शक्ति अभियान पर। मिशन शक्ति अभियान आपका यूपीपीसीएस 2022 के मेंस में यहां से प्रश्न बना था। तो मेंस में बनने से क्वेश्चन समझ में यह आया कि यूपीपीसीएस के लिए यह अभियान बड़ा फेवरेट है और बहुत पसंद करता है। तो यहां से प्रश्न आपसे बना सकता है कि इस अभियान की शुरुआत कब हुई और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मिशन शक्ति आपका समझिए उत्तर प्रदेश में नारियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चालू किया गया था। नारियों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसे रोकने के लिए यह मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था। और कब शुरू हुआ था? 20/2/2020 में यह अभियान शुरू हुआ था। यह हो गई जानकारी। और इसके तहत करंट न्यूज यह है कि अभी हाल ही में 3 महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया गया है। कौन कौन है 3 महिलाएं? पहली है भैया ऋतु करिधर, सभी ने नाम सुना होगा, जब मंगलयान के बारे में सबने जाना होगा तो यह इसरो वैज्ञानिक रही थी। और यह इनका जन्म कहां पर है? बोले लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश से संबंधित यह महिला है, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है ऋतु करिधर को। दूसरी जो रोशनी नाडर हैं, यह HCL की चेयरपर्सन है। और HCL का मुख्यालय भी कहां है? HCL का मुख्यालय भी यूपी में ही है। अब समझते हैं भैया, जब ऋतु करिधर और रोशनी नाडर इन 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया, तीसरी महिला और हैं हेमो चुटिया। हेमो चुटिया नाम है इनका। क्या नाम है? हेमो चुटिया। अब चुटिया जो होती है महिलाएं ही बांधती हैं, तो चुटिया तीसरा नाम भी आपको याद रख लेना है, हेमो चुटिया। यह असम की हैं और इन्हें हाल ही में सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है। तो 3 महिलाएं हैं जो सम्मानित की गई हैं मिशन शक्ति अभियान के तहत। और शक्ति अभियान किस राज्य से संबंधित है, क्या किया जाता है इसमें और किस वर्ष आया, यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सागर मैत्री। तो सागर मैत्री बहुत आसान याद रखना। होता क्या है इसमें, जो इंडियन ओशन रिम है, IOR का मतलब है इंडियन ओशन रिम, या भारत देख रहे हैं और भारत के चारों ओर आपको कौन सा महासागर दिखता है? बोले इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन की परिधि के आसपास ही जितने देश यहां पर हैं वो सारे इंडियन ओशन रिम के अंतर्गत आते हैं। रिम एसोसिएशन जो बनाया गया है, और बेसिकली इसी में साझेदारी और सहयोग के लिए जो मिशन चलाया गया उसे सागर मैत्री मिशन बोला गया। अब सागर मैत्री मिशन के लिए आपसे सवाल जानते क्या आएगा? सवाल आएगा भैया, एक तो यहां पर देखो कितने देश इसमें शामिल हैं, तो 8 प्रमुख रूप से इसमें देश शामिल हैं इंडियन ओशन रिम में। फिर बात की जाएगी कि यहां पर भारत के द्वारा इस मिशन के लिए किस INS को भेजा गया, किस शिप को, नेवल शिप को भेजा गया। तो आपको बताना है INS सागर ध्वनि को। याद रखना बहुत आसान है, सागर से ही सागर को आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहां से देखो मैच हो रहा है, सागर मैत्री के लिए सागर ध्वनि को हमने भेजा है। याद? तो ऐसे ही कोई निमोनिक साहब बनाओगे तो आपको याद रहेगा कि नाम क्या था आखिर। वन मित्र योजना, देखो वन मित्र कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। भैया हमारा मित्र अगर हमारे साथ साथ चले तो वन मित्र तक हम चल सकते हैं भाई, वनों तक। क्लियर? तो वन मित्र आपका किस राज्य की योजना है? तो हिमाचल प्रदेश की है। वंदन योजना, अब हर कोई वंदन कहां पर करने आ रहा है? राम मंदिर बना हुआ है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहां हर कोई वंदना करने आ रहा है, तो वंदन योजना हमें याद हो गया, उत्तर प्रदेश की योजना है। जितने सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक जो भी स्थल हैं, इनसे संबंधित, अवस्थापना से संबंधित, इनके इंफ्रा या इनके डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं, उन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को थोड़ा जल्दी चालू किया जाए, इस संदर्भ में ही यह वंदन योजना आई है। लेक लाडली आते हैं भाई। लेक लाडली आपको नाम समझ में आ रहा होगा, लेक महाराष्ट्रन शब्द है, लेक का मतलब होता है प्यारी। तो प्यारी बिटिया योजना कहां चालू की गई है? लेक लाडली महाराष्ट्र में चालू की गई है।
इसमें किया क्या जाएगा, जैसे जो परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, समझना ध्यान से, 1 लाख को थोड़ा फोकस रखना, 1 लाख जिनकी वार्षिक आय, जिन परिवारों की 1 लाख से कम है, वहां जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको 1,01,000 की राशि दी जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जिन परिवार की आय 1 लाख से कम है, वहां की बच्चियों को 1,01,000 रुपए की वार्षिक मदद की जाएगी। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब लेक लाडली किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। क्या किया जा रहा है ये समझ में आया। नीमच देखो जिला, नीमच जिला क्यों चर्चा में है? यहां पर भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, पंप भंडारण समझना है इसको। तो जैसे मोबाइल होता है आपका, एग्जांपल से समझो, मोबाइल में क्या होता है, भंडारण रहता है, बैटरी होती है ना, और बैटरी भंडारण करती है ऊर्जा की, और आप परमानेंट चार्ज तो लगाते नहीं हो, तो जब जरूरत होता है तो ऊर्जा की सप्लाई कौन करती है? वही बैटरी करती है। तो यही जो पंप भंडारण परियोजना है, यह भी जो है, यह समझिए मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर अगर सप्लाई करनी होगी ऊर्जा की, तो इस पंप भंडारण परियोजना के माध्यम से वहां इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाएगी। अब उसके लिए यहां पर क्या होनी चाहिए? भंडारण में आपकी जो सबसे बड़ी लगाई जा रही है, यानी कि मच्छ एनर्जी लगाई जा रही है। अब मच्छ से हमने पकड़ा हिंट को, नीमच को, तो नीमच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, पूछे किस जिले में लगाई जा रही है, तो मच्छ से हमने हिंट पकड़ लिया नीमच को, और नीमच में ही सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना लगाई जा रही है। ऐसे देखो निमोनिक्स से हिंट्स बनाए जाते हैं। अब ट्रेवल फॉर लाइफ, अब ट्रेवल फॉर लाइफ, यहां लाइफ का मतलब अगर आपको समझ में आ गया, पढ़ा होगा आपने, मोदी जी कई बार लाइफ की बात करते हैं। लाइफ स्टाइल, लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर ई क्या है? यह इन्वायरमेंट, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल किसके लिए होना चाहिए? इन्वायरमेंट के लिए। डेली दिनचर्या में जो भी चीजें होती हैं, जैसे मान लो कहीं नल की टोटी खुली हुई है, कहीं देखी आपने किनारे कुछ गंदगी पड़ी हुई है, उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो ऐसी लाइफ स्टाइल बनाओ अपनी। तो इसी को बोलते हैं लाइफ पहल, जो शुरू की गई थी उससे संबंधित एक पहल और आई है इससे जोड़ते हुए, ट्रेवल फॉर लाइफ, यानी कि जो आप पर्यटन कर रहे हो, जहां कहीं भी जा रहे हो पर्यटन स्थलों पर, तो वहां भी आपकी इस लाइफ इनिशिएटिव से जुड़ी हुई आपकी ट्रैवलिंग होनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ट्रैवलिंग करनी चाहिए आपको। यही है आपकी ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव। और यहां मंत्रालय कौन से होंगे? एक तो पर्यटन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या तो पर्यटन मंत्रालय, और UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इनकी संयुक्त पहल है यह। साथ ही यहां पर समझिए, जैसे लाइफ से जुड़ा हुआ जब भी मामला होता है, तो आप क्या करते हो? एम्बुलेंस बुलाते हो कि नहीं? तो यहां से हमें याद हुआ एम्बुलेंस के लिए डायल नंबर क्या होता है? 108। तो कितने पर्यटन स्थल चुने गए हैं? 108 पर्यटन स्थल। यह भी फैक्ट देखो याद हो गया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तो अल्पसंख्यकों को उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो किस राज्य के लिए लाई गई है? बिहार के लिए लाई गई है। देखो यार, अल्पसंख्यकों से बोला जाता है हमारे देश में कि तुमको बेटा हार नहीं माननी है ना, भले ही संख्या कम है, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है, बढ़िया से उद्यम करना है। तो हार से याद हुआ, बिहार राज्य की है योजना है। अल दफरा, अल दफरा ये नाम ही आप अल दफरा देखकर बता दोगे यूएई में है, और सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट यहां पर लगाया जा रहा है। और यूएई जो है, जितने भी अरब राष्ट्र हैं और सबसे प्रगतिशील या वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक अगर कहीं देखा जाए डेवलपमेंट हो रहा है, तो यूएई हो रहा है। आंख बंद करके थोड़ा आप आंसर मार सकते हो। विश्व का यहां सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह है क्या? पहले समझो, भारत को अगर विकसित बनाना है, तो उसके लिए जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वहां जितनी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनसे लाभान्वित करना पड़ेगा सभी राज्यों को। तो इस संदर्भ में एक संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, और वह खूंटी राजस्थान से। देखो भैया, याद कैसे रखोगे? भारत को विकसित बनाना है तो हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा कि जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसका लाभ सबको हो। और बोले यह बात खूंटी से बांध लो, अपने खूंटी से अपने बांध लो, है ना। तो झारखंड में खूंटी है जहां से इसका शुभारंभ किया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। आगे है आपकी नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, तो यह उत्तराखंड की है टोंस नदी पर। और टोंस किसकी सहायक नदी है? बोले यमुना की सहायक नदी है। एटालिन और एटुल्ली दोनों, देखो एटालिन और एटुल्ली अरुणाचल प्रदेश की है प्रमुख योजना है, यह भी जल विद्युत परियोजना है। और किस नदी पर होगी? आप बता दोगे, ब्रह्मपुत्रा नदी पर होगी। जामारानी, देखो जमारानी भी उत्तराखंड की है। तो दो आ गई, एक नेटवार आ गई और दूसरी जमरानी आ गई। जो प्रमुख विद्युत परियोजनाएं हैं, एक यह जैमरानी जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, यह भी उत्तराखंड में है और गोला नदी पर है। और यह गोला नदी किसकी है? रामगंगा की सहायक नदी है। और रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो भैया गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, और रामगंगा की है गोला, और गोला नदी पर ही बनाई जा रही बांध बहुउद्देशीय परियोजना जमारानी। क्लियर?
मिशन महिला सारथी, देखो मिशन महिला सारथी का उद्देश्य क्या है, जितनी भी बसेस वगैरह है ना, उनमें सब में जो ड्राइवर रहेगा और या कंडक्टर रहेगा, अभी तक आप पुरुष देखते थे, लेकिन जो मिशन महिला सारथी है, अब सारथी आपको कौन मिलेगी, अब महिला ही मिलेगी। तो यह मिशन महिला सारथी अयोध्या जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। यह हो गई प्रमुख योजनाएं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। अब कुछ प्रमुख ऑपरेशन अभियान हैं जिनके बारे में जानकारी ले लीजिए। जैसे चक्रवात की बात की जाए तो जो चक्रवात अभ्यास है ये कहां किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे चक्रवात अपने आप में एक आपदा है, तो मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, यहां से जोड़ा हमने। और चक्रवात कहां आता है, बोले चक्रवात स्वाभाविक सी बात है यार, जल पर आता है, सतह पर, जल की सतह पर आता है। तो चक्रवात के लिए जल में रहती कौन सी सेना है, नौसेना रहती है। तो यह चक्रवात अभ्यास किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा। कहां पर हो रहा है, गोवा में हो रहा है। बोले जीवन में चक्रवात आ जाएगा, एक बार गोवा देख के घूम के आओ। तो चक्रवात अभ्यास आपका गोवा में हो रहा है और मानव आपदा राहत अभ्यास है और नौसेना के द्वारा कराया जा रहा है, सब कुछ याद। संप्रीति आते हैं, तो संप्रीति के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य बहुत ही प्रचलित अभ्यास है, संप्रीति अभ्यास। बच्चे बच्चे को पता होता है, तो इसको कोई निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो सीधे सीधे याद हो सकती है सीधे याद कर लो। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य अभ्यास होता है और कहां होता है, उमरोई मेघालय। समझते हैं भाई, भारत का मैप आपने देखा होगा, तो यह जैसे बांग्लादेश आ जाता है क्षेत्र, इसी से सीमा बनाता है मेघालय राज्य। अब मेघालय राज्य जब सीमा बनाता है, वही क्षेत्र है उमरोई। तो उमरोई में बहुत सारे हम देखेंगे अभी सैन्य अभ्यास होंगे, तो वही संप्रीति भी आपका कहां हो रहा है, उमरोई मेघालय में ही आयोजित हो रहा है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, देखो युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। एक और अभ्यास अभी हम पढ़ेंगे आगे, वज्र प्रहार, यह भी किसके बीच हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच। लेकिन जो युद्ध अभ्यास है थल सेना का अभ्यास है और यह अलास्का में ही हो रहा है। और दूसरा जो वज्र प्रहार है यह भारत में हो रहा है। तो वज्र प्रहार ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो भारत में अभ्यास किया जा रहा है वह पूछे जाने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। तो युद्ध अभ्यास आपने पता किया कि भारत अमेरिका के बीच अभ्यास है, और लेकिन यह अलास्का में ही आयोजित किया जा रहा है। तीसरा है देखो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन राष्ट्रों के बीच में। अब इसका हम मैप बनाते हैं, भारत से बनाते हुए यह इंडोनेशिया के क्षेत्र पे गए और फिर यह ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हमने पकड़ा, ठीक है। अब यह भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा ध्यान देना मैप पर। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, तीन देश इसमें शामिल हैं। और त्रिपक्षीय अभ्यास हिंद प्रशांत, यह इधर प्रशांत महासागर है, यह हिंद महासागर है, हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में यह अभ्यास हो रहा है। और इसमें भारत की ओर से कौन सा नेवल शिप शामिल हो रहा है, यह इंपॉर्टेंट है। तो भारत की ओर से यहां उतारा जाएगा आईएनएस सह्याद्री। कौन सा, आईएनएस सह्याद्री। आसान कैसे याद रखना, जब भारत और यार इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे तो आसपास के देश क्या करेंगे, बोले हम भी सह लेंगे भाई। अब सह लेंगे तो क्योंकि भारत का सह्याद्री आ रहा है, इसीलिए भैया हम सह लेंगे यार। तो हमने याद कर लिया, आईएनएस सह्याद्री आया था, कहानी इसीलिए समझाई आपको। सिम्बैक्स आते हैं, तो सिम्बैक्स आसान है याद करना, कैसे, एस का मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब है इंडिया, और इसी का एब्रिविएशन है सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम है बाइलेटरल एक्सरसाइज, ये है सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स जो है आपका भारत और सिंगापुर के बीच होता है, कहां हो रहा है, सिंगापुर में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। वज्र प्रहार पीछे समझाया कि भारत अमेरिका के बीच है, लेकिन यह देखो भारत में ही इसका आयोजन है, उमरोई में, तो इसलिए महत्वपूर्ण है थोड़ा। सूर्य किरण, अब सूर्य किरण की बात है तो नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रचलित नाम है, बहुत ज्यादा फेमस भी है, तो सभी को याद रहता है कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है आपके लिए कि यह पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। तो यहां भी देखो, जो नेपाल का पड़ोसी है आपका राज्य उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, यही पिथौरागढ़ जगह है, यहीं पर आयोजन किया जा रहा है। मित्र शक्ति, आ जाओ, कंफ्यूजन वाला आ गया, जहां अभ्यास आपको कंफ्यूज करते हैं। कौन सा है यहां पर, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। समझते हैं यहां पर आपको कंफ्यूज कहां पर करता है, एक कंफ्यूज करेगा शक्ति अभ्यास को लेकर के। तो शक्ति किसके बीच है, छोटा सा नाम है, छोटा सा देश है। तो शक्ति आप समझ गए, छोटा सा शक्ति लिखा होगा तो आपको छोटा सा देश सोचना है, तो फ्रांस देश है जिसके साथ शक्ति अभ्यास करेंगे। फिर एक आता है भाई गरुण शक्ति, गरुण शक्ति, समुद्र शक्ति, ये सब किसके साथ होते हैं, ये सब भारत और इंडोनेशिया के साथ होते हैं, ध्यान रखना। गरुण, समुद्र, गरुण देखो यार, हिंदू ज्यादा उपासक और कहां पर रहते हैं, बोले इंडोनेशिया में भी हिंदू उपासक खूब हैं, तो इसलिए गरुण से हम कनेक्ट करेंगे इंडोनेशिया को। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो अभ्यास होते हैं वह गरुण शक्ति है, समुद्र शक्ति है, और केवल शक्ति छोटा सा देश है, फ्रांस है। और फिर मित्र शक्ति, बोले मित्र शक्ति हमारा पड़ोसी है, मित्र शक्ति जो हमारे मित्रता का पालन नहीं कर रहा है, चीन के साथ चला गया था बीच में, ठीक है, तो हम फिर भी उसके साथ मित्र बने हुए हैं। कौन है, श्रीलंका है। श्रीलंका संकट के समय में इसके मित्र बने थे कि नहीं बने थे, तो मित्र शक्ति है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच। और कहां हुआ है, देखो पुणे में, महाराष्ट्र में हुआ है।
चूंकि हम महान राष्ट्र हैं इसीलिए हम क्या करते हैं, मित्र समझते हैं श्रीलंका को भी। तो मित्र शक्ति आपका महाराष्ट्र में हो रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच है। अदर जो इससे जुड़े हुए हैं इस जैसे नाम के अभ्यास हैं वो भी आपको देखो बता दिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अभ्यास बोगो सागर, देखो बोगो बंगला, एक जैसे नाम लग रहे हैं कि नहीं, बोगो बोंगलो, बोंगलो बोलो या बोगो बोलो, और बोगो सागर किसके साथ है, भारत और बांग्लादेश की नौसेना के साथ, ऐसे ही पढ़ना है इसको। अभ्यास काजिंद की बात करते हैं, काजिंद लिख लो, देखो अभी याद हो जाएगा। काजिंद लिखा हमने भैया, काज का मतलब है आगे काजकिस्तान और इंद का मतलब है इंडिया, तो काजकिस्तान और इंडिया के बीच हो रहा है, एब्रिविएशन से क्लियर हुआ। कहां आयोजन हो रहा है, काजकिस्तान में ही हो रहा है। अभ्यास हरिमऊ, देखो हरिमऊ जो अभ्यास है यह भी काफी प्रचलित है, भारत और मलेशिया के बीच यह अभ्यास होता है, और यह भी देखो भारत के उमरोई में हो रहा है। दो तीन अभ्यास हमने देखे, एक वज्र प्रहार देख लिया, वह भी देखो उमरोई में है, हरिमऊ देख लिया, वह भी उमरोई में हो रहा है। पीछे एक अभ्यास और देखा था जो उमरोई में हो रहा था, वह संप्रीति था। इन तीनों को क्या करना है, एक साथ लिख लेना है, उमरोई में होने वाले अभ्यास, और तीनों किन देशों के मध्य हुए यह भी समझ लेना है। मिलन आते हैं भाई, मिलन जो है द्विवार्षिक आपका बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, यह 2 वर्षों में होता है। पहली चीज तो यह याद रखनी है, मिलन जो हो रहा है आपका हर साल नहीं हो रहा है, 2 साल में हो रहा है मिलना जुलना आपका, ऐसे याद रखना। और विशाखापत्तनम, देखो जिसका पतन होता है उससे लोग मिलना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, है ना, बोलते हैं ना कि भैया पतन हो रहा है उसका इसलिए मिलना लग रहा बंद कर रहे हो, तो मिलने से याद आया पतन, मिलने से याद आ जाएगा पतन से तुरंत विशाखापत्तनम। कहां आयोजन हुआ है मिलन अभ्यास का, विशाखापत्तनम में, तो बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है यह। अब सम्मेलन और समारोह सबसे महत्वपूर्ण है इस वीडियो का, सम्मेलन और समारोह, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, सब कुछ याद करेंगे यहीं पर। देखो सबसे पहले है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब ओलंपिक के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि ओलंपिक जो होता है, जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, उसे ही आपका ओलंपिक गेम्स, उसके तहत आप जानते हो 4 वर्षों पर यह गेम्स कराए जाते हैं। 2 तरीके के गेम्स होते हैं, एक ग्रीष्मकालिक होते हैं ओलंपिक, एक होते हैं शीतकालिक। तो वर्तमान जो आपका हुआ सबसे लेटेस्ट वो 2020 का हुआ था टोक्यो ओलंपिक, कोविड के कारण यह भैया 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक। और टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए जो करंट है, आपको इतना पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो पदक जीते थे यहाँ पर यूएसए के द्वारा जीते गए थे, और भारत के द्वारा यहाँ पर आपको बताना है कितने पदक जीते गए थे। चलिए मैं ही बता देता हूं, 7 पदक जीते गए थे भारत के द्वारा, और भारत की रैंक यहाँ पर रही थी 48वीं। यही नीरज चोपड़ा का आपने खूब नाम सुना होगा, क्योंकि एक गोल्ड पदक ही भारत को मिला था, वो भी नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। यह थी ग्रीष्म ओलंपिक की प्रमुख बात। शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ है आपका बीजिंग में हुआ था, वो भी 2022 में। आगे बढ़ेंगे हम, जब पढ़ेंगे स्पोर्ट्स वाला तो 2026 का भी हम देख लेंगे, और 2020 वाला 21 में हुआ है तो अगला तो 24 में ही होगा ना, हर 4 साल पे होता है, तो ये जो 22 में हुआ है तो अगला 26 में होगा। तो यहां हमें मोटा मोटा ओलंपिक गेम्स की जानकारी मिली। इसी के तहत एक संस्थागत इकाई है ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, जो समिति है, इस बार की समिति की बैठक कहां हो रही है, भारत में हो रही है, मुंबई में, और इसके अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बॉक, और इनका देश भी याद रखो, किस देश के हैं, जर्मनी के हैं। तो देखो ध्यान रखना कैसे आसान है। ओलंपिक, पीक शब्द निकाल लो यहां से। अब पीक पर जो है भाई हमारे भारत में मुंबई है, बोले मुंबई में अगर या तो पीक पर जाना है, ऐसे याद रखना, मुंबई में हर कोई पीक पर जाना चाहता है, अगर हर कोई जाना चाहता है पीक पे तो कहां जाता है, बोले मुंबई जाता है। और मुंबई में भैया चलती उसी की है जिसके पास मनी है, वरना बकबक तो सब करते हैं। तो मनी से याद किया हमने जर्मनी को, बकबक से थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, और किस देश के हैं, मनी, जर्मनी के। और पीक पर होने के लिए कहां जाता है, बोले मुंबई जाता है। तो यह समिति की बैठक कहां हुई है, मुंबई की। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ओलंपिक से जुड़े हुए जो गेम से जुड़े हुए फैक्ट थे वो सारे मैंने बता दिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चीजें समझ में आई भी होंगी साथ के साथ आपको। फिर आता है भाई आदि महोत्सव। आदि का मतलब आप समझ लीजिए भाई, यहाँ जनजाति की बात की जा रही है, ट्राइब की बात की जा रही है, जनजातियों का महोत्सव है। तो आदि कहां, झारखंड की बात ना की जाए, ऐसा हो सकता है क्या, तो झारखंड के ही जमशेदपुर में यह महोत्सव होता है, आदि महोत्सव। क्लियर हुआ। आगे बढ़े, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, वही जो इंडियन ओशियन की परिधि में जो देश आते हैं 8 प्रमुख देश, इन्हीं की मंत्री स्तरीय बैठक पूछ रहा है कहां पर हुई, तो यही आपका श्रीलंका, भारत का पड़ोसी श्रीलंका है, इसके कोलंबो में यह बैठक होती है, और इस वर्ष का अध्यक्ष जो है श्रीलंका ही है। यहां हमारे लिए क्यों जरूरी है, चूंकि यह मंत्री परिषदों की जो बैठक है इसका उपाध्यक्ष कौन बनाया गया है, बोले यार श्रीलंका से बोला गया अध्यक्ष तुम बन गए हो, उपाध्यक्ष बोले भारत को ही बना दो यार, इतनी हमारी मदद करता है, हमारा मित्र भी है, मित्र शक्ति अभियान भी हमारे साथ करता है, चलो फिर इसको ही उपाध्यक्ष बना दो। बोले चलो ठीक है, तो उपाध्यक्ष जो है 23 से 25 तक के लिए भारत को बना दिया गया। ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुई है, केवल याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है चीज। अखिल भारतीय
पुलिस विज्ञान कांग्रेस। देखो अखिल भारतीय जो पुलिस विज्ञान कांग्रेस है यह देहरादून में हो रही है। और आप समझिएगा यह जो पुलिस विज्ञान कांग्रेस है यह अमृतकाल का पहला पुलिस विज्ञान कांग्रेस है। इसीलिए इसकी थीम याद करनी बहुत आसान है कि अमृतकाल में पुलिसिंग, चूंकि अमृतकाल से ही जोड़ करके इसकी थीम बनाई गई है, तो काफी टफ नहीं है याद करना। सड़क कांग्रेस, देखो सड़क कांग्रेस क्या है, हमारे गणराज्य में, भारत एक गणराज्य है। अब हमारे गणराज्य में सड़क पर कांग्रेस को ले आया गया है, जानते हो ना, हमारे गणराज्य में ही, भारत गणराज्य में, याद करने के लिए बता रहा हूं, गणराज्य हमने हिंट पकड़ा और हमारे गणराज्य में सड़क पर आ गई है कौन, कांग्रेस। तो सड़क कांग्रेस कहां पर आयोजन हो रहा है इसका, इस सम्मेलन का, बोले गणराज्य से याद कर लिया हमने, चेक गणराज्य में। और इसकी थीम क्या है, बोले चेक गणराज्य की जो राजधानी है क्या है भैया, प्राग है इसकी कैपिटल। तो चेक गणराज्य की जो कैपिटल है उसी से जुड़ी हुई थीम है प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। क्लियर। विश्व संस्कृति महोत्सव पर आते हैं। तो जो संस्कृति महोत्सव है, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो हैं श्री श्री रविशंकर जी, यह संस्कृति महोत्सव करते हैं वाशिंगटन डीसी में। तो इन्होंने जो संस्कृति महोत्सव के लिए चुनाव किया है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी को चुना है और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा यह महोत्सव आयोजित कराया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता, अब बताओ यार, अधिवक्ता मतलब समझते हो, वकील जो होते हैं। अब वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तो यह सम्मेलन कहां करेंगे, बोले जहां सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट कहां है, नई दिल्ली में है। तो यह सम्मेलन कहां हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। और न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको लेकर के यह थीम बनाई गई है। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, देखो भारत अंतरराष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव है वह फरीदाबाद हरियाणा में हो रहा है। थीम देखो यह भी अमृतकाल से जुड़ी हुई है, साइंस एंड टेक, अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन, तो वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन जो है भारत में है, क्योंकि भारत में मत्स्य क्षेत्र को बहुत अहम योगदान दिया जा रहा है। क्लियर, बहुत अहम मानकर चला जा रहा है, क्योंकि मत्स्य संपदा योजना जैसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मत्स्य पालन क्षेत्र से या मछुआरों से जुड़े हुए तथ्य आपने बहुत पढ़े, तो अहम रोल दिया जा रहा है मत्स्य क्षेत्र को भी। तो अहम से हमने याद किया अहमदाबाद को, यह सम्मेलन अहमदाबाद में हो रहा है। थीम है मत्स्य पालन व जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वायशाब्दी ग्लोबल साउथ सम्मेलन। समझते हैं भाई, ग्लोबल साउथ जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, और दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में भारत जो है एक लीडर के रूप में उभर कर आ रहा है। तो इस संदर्भ में जो यह सम्मेलन हुआ है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वह बनकर उभरना चाहता है भारत, और वहां का लीडर भी है। तो इसीलिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। साथ ही आप जानते हैं कि G77 जो है विकासशील देशों का समूह है, यहां से भी भारत अपनी दावेदारी मजबूत कर सकता है एक लीडर के रूप में। तो उसके लिए प्रमुख सम्मेलन है यह वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ सम्मेलन। इसकी जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की जाती है, और वर्चुअल तरीके से यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां हुआ है, नई दिल्ली में। यहां जो समझने वाली चीज है वो बताते हैं कि 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद क्या होता है। देखो भैया ध्यान से सुनो, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है भारत सबके साथ नहीं करता है, द्विपक्षीय वार्ता होती है। तो एक मंत्री इधर से आता है, एक मंत्री उधर से आता है, बेसिकली द्विपक्षीय वार्ता में यही होता है। लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनके साथ भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करता है। यहां 2 का मतलब जानते हैं, भारत की ओर से 2 और दूसरी तरफ से भी 2 आएंगे। इधर से 2 कौन रहते हैं, जो हमारे रक्षा क्षेत्र का हेड होता है और जो विदेश क्षेत्र का हेड होता है, विदेश क्षेत्र का। ठीक है, दोनों मंत्रालय आपको समझ में आ गए होंगे। तो भारत की ओर से देखिए शामिल हुए राजनाथ जो आपके रक्षा मंत्री हैं, और अमेरिका से आपके उच्च पद पर कौन है, एल ऑस्टिन जो वहां के रक्षा सचिव हैं, और भारत में विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश सचिव हैं। समझते हैं, याद कैसे रखोगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन एक बार बना था कि अमेरिका के मंत्री जो भारत के यात्रा पर आए वह किस देश के हैं, व्यक्ति का नाम दिया था, उनका देश पूछ लिया था। तो भैया एक तो देश अमेरिका समझ में आ गया, दूसरा आस्तीन कैसे याद करोगे। देखो आस्तीन अमेरिका जो है, अगर उससे तुम रक्षा की उम्मीद करते हो, बोले हम देखो हिंट पकड़ रहे हैं, अमेरिका से अगर तुम रक्षा की उम्मीद करते हो तो कभी मत करना, क्योंकि आस्तीन का सांप है, कभी भी पलट सकता है। ठीक, तो आस्तीन के सांप से हमने ऑस्टिन को याद किया, वह रक्षा सचिव वहां के। और विदेश मंत्री से समझना है तो बोले भाई विदेश नीति अमेरिका की ब्लिंक। ब्लिंक क्या होता है, आंख झपकना। ब्लिंक करते ही मतलब आप जैसे ही ब्लिंक करोगे अमेरिका की विदेश नीति बदल जाती है, तुरंत बदल जाती है कि नहीं। तो ब्लिंकन आपके विदेश सचिव हैं, दोनों आपको देखो याद हो गए होंगे। और यह कहां पर हुई, नई दिल्ली पर है। आप समझते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से देश हैं जिनके साथ में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत करता है, क्योंकि सबके साथ तो करता नहीं भैया। तो और कौन कौन है, तो आपको क्वाड के समूह समझ लेना है। तो पहले तो आपको 3 याद हो जाएंगे क्वाड के समूह। क्वाड में एक तो भारत ही है अपना, दूसरा जापान है, ठीक, तीसरा आपका यूएसए है, और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया।
तो यहां समझ में आया हम यूएसए के साथ भी करते हैं, जापान के साथ भी करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 डायलॉग करते हैं। फिर बचे कौन से? बचे देखो, यूएसए को एक बैलेंस करने के लिए हम रसिया के साथ करते हैं क्योंकि हमारा पुराना मित्र भी है। साथ ही एक यूरोप के क्षेत्र से उठाते हैं, यूके, और चूंकि हम क्या है, यहां से यूके के साथ हमारे पुराने संबंध भी रहे हैं तो यूके के साथ भी हम 2+2 डायलॉग करते हैं। तो कौन से 5 राष्ट्र हो गए? एक तो क्वाड वाले 3 हो गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और चौथा रशिया हो गया, पांचवा आपका यूके होगा, यूनाइटेड किंगडम। यहां से सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे और हर जगह से क्वेश्चन देखो बनता है, जितनी चीजें बताई गई कोई भी इधर उधर की चीज नहीं बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ना हो। अनुच्छेद 51 पर आते हैं। भाग 4 आप सभी ने पढ़ा होगा, जहां डीपीएसपी की बात की जाएगी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो इसके तहत ही 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है और अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्याय व शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति व सद्भाव बना रहना चाहिए। तो वह तभी अच्छे से बन सकता है जब क्या होगा, सभी राष्ट्रों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित होंगे। तो इसको लेकर विश्व में चीफ जस्टिस का सम्मेलन होता है अनुच्छेद 51 पर। यह कहां हुआ है? तो इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी को चुना गया है, इसलिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। विश्व पर्यटन बाजार, देखो पर्यटन बाजार के लिए लंदन को चुना गया। आप समझते हैं पर्यटन बाजार के लिए जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है, इसने बोला लंदन को चूज करते हैं और वहां पर्यटन बाजार लगाएंगे और जो भारतीय उत्पाद हैं, जो पर्यटन संबंधी उत्पाद हैं, उनको वहां पर प्रदर्शनी किया जाएगा उनकी, और इससे आकर्षित होंगे वहां के लोग भारत आने के लिए। तो यह स्कीम है पूरी पर्यटन मंत्रालय की। तो यह बाजार लगाई जाएगी लंदन में। और बोलते हैं भैया कहां जा रहे हो घूमने? बोले लंदन जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने बाजार लंदन में लगाई है। अतुल्य भारत, भारत भ्रमण वर्ष, देखो अतुल्य भारत का परिचय दिया जाएगा और ताकि आप भारत भ्रमण करो वर्ष 2023 के लिए, तो इस आधार पर यह बाजार लगाई गई थी। वर्ल्ड फूड इंडिया, वर्ल्ड फूड इंडिया भारत मंडपम नई दिल्ली में ही यह लगाया गया है। इसकी थीम क्या है समझते हैं, यहां थोड़ा समझ लो। 2023 का वर्ष किसके लिए था? मोटे अनाज का वर्ष था। क्लियर? तो मोटे अनाज को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। अब मोटे अनाज को अगर और प्रोत्साहित करना है तो इसका प्रसंस्करण करना पड़ेगा बेहतर, और इसको प्रसंस्करण को ही ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड फूड इंडिया का नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसकी थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। देखो थीम भी समझ में आ गई होगी, फोकस कहां पर है सरकार का। और भागीदार जो देश है नीदरलैंड है, फोकस देश है जापान। अब यहां तकनीक जो चाहिए होगी और तकनीक हमें मदद करता है, हमें फोकस किस पर रखना है, किस देश पर? जापान रखना है, क्योंकि जापान हमारा मित्र देश है और बहुत अधिक मदद करता है। और भागीदार देश देखो नीदरलैंड है, क्योंकि नीदरलैंड एक भले ही छोटा सा देश हो लेकिन कृषि उन्नत तकनीक की दृष्टि से बहुत आगे है और निर्यात करता है यह। क्लियर? कृषि उत्पादों का निर्यात करता है यह। आगे बढ़ते हैं तो गंगा उत्सव, देखो गंगा उत्सव जो मनाया जा रहा है नई दिल्ली में, कैसे याद रखोगे? गंगा सभी के दिल में है तो नई दिल्ली। और गंगा को राष्ट्रीय दर्जा, नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। देखो 8 में ही गंगा की ठाठ हुई थी, तो 8 में गंगा की हुई ठाठ जब राष्ट्रीय दर्जा मिला, और 8 से याद किया हमने 2008। क्लियर? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहां पर हो रहा है? तो बेंगलुरु में। जहां बढ़िया स्टार्टअप, जहां बढ़िया इकोसिस्टम होगा स्टार्टअप के लिए, मैन्युफैक्चरिंग शो वहीं किया जाएगा भैया, तो बेंगलुरु में है। और मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, सॉरी मेक फॉर वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया में बनाओ और लेकिन वर्ल्ड के लिए बनाओ, यानी कि हम प्रोड्यूसर से एक्सपोर्टर की श्रेणी में जाना चाहते हैं, यह मैन्युफैक्चरिंग शो यह दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय खनन व संसाधन सम्मेलन सिडनी में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। और खनन देखिए कोयले का यहां पर है, कोयले से संबंधित, खनन से संबंधित यह सम्मेलन है और कोयला खत्म हो रहा है, यह हमारे लिए सैड न्यूज है। तो सैड न्यूज से हमने सिडनी को याद कर लिया। एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक समझते हैं। यहां पर एससीओ में देखिए जो शासनाध्यक्षों की बैठक हो रही है वह किर्गिस्तान में इस वर्ष हो रही है, जो अध्यक्षता की जा रही है। एससीओ चर्चा में क्यों है, यहां ध्यान से सुनना जो चीजें बताई जाएं। देखिए एससीओ जो है संघाई कॉर्पोरेशन है आपका। क्लियर? अब संघाई कहां है? चीन में है। यहां आपको कंफ्यूज कर सकता है, जो आपकी यह राष्ट्र हैं, यह प्रमुख राष्ट्र देखिए हो चुके हैं, अब इसके सदस्य 9, नवा जो देश बना है, नया सदस्य बना है, ईरान बना है वर्ष 2023 में, और अध्यक्षता भारत कर रहा था 2023 के लिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चूंकि एससीओ की जब स्थापना हुई तो पूछ देगा भैया जो एससीओ का मुख्यालय कहां है, आपके ऑप्शन में संघाई रहेगा, आपको काट देना है। फुल फॉर्म है इसका संघाई कॉर्पोरेशन, लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वह बीजिंग बनाया गया है। पहली चीज यह याद रखनी है। दूसरी चीज ईरान इसका सदस्य बना है, यह याद रखना है। तीसरी चीज भारत अध्यक्षता कर रहा है, यह याद रखना है। 3 प्रमुख बातें आपको बताई एससीओ संबंधित याद रखनी है। चौथी देखो प्रमुख चीज यह आ जाती निकल के कि इस बार की अध्यक्षता किर्गिस्तान कर रहा है। तो बोले जो मध्य एशिया के क्षेत्र हैं, 5 प्रमुख क्षेत्र आप जानते हैं, काजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, ताजिकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है और तुर्कमेनिस्तान आता है।
तो ये अलग मैंने क्यों लिखे, क्योंकि यह जो चार आपको देश दिख रहे हैं राष्ट्र, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान तो उसमें से अध्यक्षता ही कर रहा है, फिर है आपका ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यह चारों तो सदस्य हैं। यहां पूछेगा भैया कौन सा सदस्य नहीं है, तो तुर्कमेनिस्तान सदस्य नहीं है, यानी कि तुर्कियों को बाहर रखा गया इससे, क्लियर, ऐसे याद रखना। तो तुर्कमेनिस्तान जो है यहां सदस्य नहीं है। यह प्रमुख बातें थी जो आपको इससे संबंधित याद रखनी, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और फैक्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बना पाएगा। वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन, देखो वैश्विक जो समुद्री भारत शिखर सम्मेलन है यह मुंबई में हो रहा है। अब समुद्री भारत शिखर आसान है, समुद्र में कौन सा आइलैंड है भैया, मुंबई है, तो इसीलिए इसको चुन लिया हमने सम्मेलन के लिए। अमृतकाल विजन 2047 अनावरण है ना, ब्लू इकोनॉमी के लिए यह जो अमृतकाल 2047 का अनावरण है यही थीम है इसकी। प्रमुख सम्मेलन थे, सारे याद हो गए होंगे, और बहुत मजेदार तरीके से आसपास की चीजें जो बताई गई हैं वो सारी लिख लेना, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब कुछ संधि समझौते देखते हैं, वो भी आसानी से याद करा देंगे अभी। जैसे भारत और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हुआ, क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को लेकर किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने, तो आंसर आपका रहेगा फ्रांस, वहां ऑप्शन में रहेगा। आसान ऐसे याद करना, फ्रांस के बारे में आप जो जानते हैं उससे कनेक्ट करो। आप राफेल डील के बारे में जानते हैं, बोले हाँ, राफेल को आपको रॉफेल पढ़ना है, तो रॉ जो है आपका भारत का इंटेलिजेंस एजेंस है, और रॉ फेल होता है, बोले हाँ होता है, हो जाता है कभी कभी, बोले क्यों होता है, क्योंकि बोले यार तुम्हारे पास डिजिटल प्रौद्योगिकी नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हारा रॉ फेल होता है। बोले फिर क्या करें, तो चलो फ्रांस ने बोला रॉफेल के साथ हम तुम्हारे साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी का भी समझौता करेंगे। बोले ठीक है, तो हमें याद हो गया कि फ्रांस के साथ में रॉफेल का और डिजिटल प्रौद्योगिकी का दो समझौते हुए हैं। भारत और इटली के बीच, देखो इटली के बीच में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। अब यहां रक्षा हिंट मिल रहा है हमें, और इटली का हम हमेशा कोड टल्ली से बनाते हैं कि नहीं, जितने भी पीछे बनाए हैं, तो बोले जब टल्ली हो जाता है इंसान तो उसको रक्षा की जरूरत होती है कि नहीं, सुरक्षा की या रक्षा की, बोले हाँ होती है, तो टल्ली हो गया है, तभी इटली के साथ में हमें रक्षा सहयोग समझौता करना पड़ा। अब WHO और WADA बहुत आसान है। WADA क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, डोपिंग के लिए, जो एंटी डोपिंग के लिए कार्य करती है संस्थान, तो बेसिकली एंटी डोपिंग है, मतलब नशा मुक्त कार्य करेगी। और WHO देखो स्वास्थ्य से संबंधित मामला है, और एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ WHO ने समझौता किया है, तो नशा मुक्त खेलों पर सहयोग के लिए यह समझौता किया गया है। UN विश्व खाद्य कार्यक्रम, देखो जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, और IIT बॉम्बे के साथ में यह समझौता हो रहा है, और खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए। बॉम्बे देखो आप चूज कर सकते हो कि खाद्य का संकट यहां रहता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक आ जाती है, यहां वड़ा पाव खा करके लोग जीवित रहते हैं, तो खाद्य संकट यहां आ सकता है, खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो IIT बॉम्बे ऐसे हम याद कर सकते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। ऑप्शन में IIT कानपुर, IIT मद्रास ये सारे दिए होंगे, और लेकिन अब मैंने ये बताया बड़ा पाव वाला एग्जांपल देके आपके दिमाग में डाला, तो ये चीजें आपको याद आ जाएंगी तुरंत कौन सा IIT रहा था। भारत व USA के बीच, देखो भारत और USA के बीच इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए हुआ है समझौता। अब भाई यार इनोवेशन के लिए कोई मजबूत राष्ट्र ही आपको चुनना पड़ेगा, तो USA से मजबूत इस समय कौन सा राष्ट्र है, भारत और नीदरलैंड के बीच, इसीलिए हमने नीदरलैंड को भागीदार राष्ट्र के रूप में रखा था, क्योंकि यहां हम चिकित्सा उत्पाद और स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी नीदरलैंड के साथ समझौता कर रहे हैं। भारत और इटली के बीच, देखो टल्ली कौन होता है, बोले टल्ली या तो छात्र होता है ना, जो ज्यादा तनाव में रहता है, या श्रमिक होता है, तो इनकी सबकी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने इटली के साथ समझौता किया है, और टल्ली से हम याद कर लेंगे छात्र को, टल्ली से हम याद कर लेंगे श्रमिक को, तो ऐसे याद हो जाएगा हमें। निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है, बेहद आसान है, क्योंकि निर्वाचन आयोग क्या चाहेगा, निर्वाचन आयोग चाहेगा शिक्षा मंत्रालय से कि भैया बच्चों को क्या करो, चुनावी साक्षरता दो, क्योंकि आप में से भी 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चुनाव अपने वोट का प्रयोग नहीं किया होगा। कारण क्या रहा, चुनावी साक्षरता की कमी रही, तो इसीलिए समझौता हुआ निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच कि भैया अब कक्षाओं में चुनावी साक्षरता बढ़ानी है आपको किसी भी तरीके से, ताकि लोग अपने राइट टू वोट को समझें। तो यह निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है, पिछले 3 महीनों के महत्वपूर्ण समझौते करा दिए। अब संघ और संगठन देखते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक क्या चर्चा में इसलिए रहा कि कुछ जो आरबीआई ने पैरामीटर्स बनाए हैं उनका पालन नहीं किया गया, जैसे अपने कस्टमर्स के बारे में जानकारी नहीं है, कौन लोन कितना उठा रहा है, ठीक है, उसका कोई प्रॉपर डेटा नहीं है इनके पास, ऐसे कुछ थे, उल्लंघन किए गए थे कुछ पैरामीटर्स का, इसके चलते ही आरबीआई के द्वारा इस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। किस पर, पेटीएम पेमेंट बैंक पर। एनटीपीसी लिमिटेड, देखो एनटीपीसी आप जानते हैं महारत्ना कंपनी है ना, तो महारत्ना कंपनी है, कुल आपको बतानी है, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कितनी महारत्ना कंपनी है, ठीक है।
ये कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि मैं पीछे करा चुका हूं पिछले वीडियो में। और नवरत्ना भी साथ के साथ बतानी है कि नवरत्ना अभी वर्तमान समय में कितनी कंपनी हो चुकी हैं। तो एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है। फोर्ब्स की एक सूची आती है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स, मतलब किस पीएसयू के बेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं, तो उसमें एकमात्र भारतीय है जो 700 कंपनियों में एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल हुई है या भारतीय पीएसयू शामिल हुआ है, वह है एनटीपीसी। चूंकि एनटीपीसी विश्व की विद्युत ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र की सबसे बड़ी पीएसयू है, बड़ी होने के साथ साथ सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर के स्तर पर भी यह कंपनी जानी जाती है। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है। जम्मू कश्मीर देखो, डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम पार्टी है, इसे गृह मंत्रालय के द्वारा यूएपीए, जो आपका अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं उनको रोकने के लिए जो अधिनियम आया है यूएपीए, उसके तहत विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम की बात करता है, मतलब समझिए यह अलगाववाद की बात करता है ना, गृह मंत्रालय के अनुसार यह अलगाववाद की बात करता है, इसीलिए इसको गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। क्लियर, तो इस पर बैन लगा दिया गया है। अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड चर्चा में रहा। यह क्या है? यह भारत का पहला निफ्टी 500 ईटीएफ है। इस तथ्य को लोग जानते ही नहीं है। देखो, एक्सचेंजेड ट्रेड फंड क्या होता है? एक्सचेंजेड ट्रेड फंड जो होता है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, यह आसान भाषा में समझो तो जैसे मार्केट से कंपनी क्या करेगी, पैसा उठाएगी, यहां जो इंडेक्स होगा इसके माध्यम से इस फंड को जो उठाती है मार्केट से, इन्वेस्टर से, और यह इन्वेस्टर से फंड उठा करके लगा देगी शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड में, कहीं भी लगा देगी, और वहां लगाने के बाद जो प्रॉफिट होगा वह इन्वेस्टर को देगी। तो यह होता है एक्सचेंजेड ट्रेड फंड। यही म्यूचुअल फंड का भी कॉन्सेप्ट होता है। यह भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी पैसा इन्वेस्टर से उठाया जाता है और लगा दिया जाता है। यहां देखो, निफ्टी 500 को समझना है। निफ्टी किसका इंडेक्स होता है? आपको बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है? तो आपको बताना है वह है सेंसेक्स। तो यहां बात हो रही है निफ्टी 500 की। अभी तक एनएससी के द्वारा निफ्टी 50 जो है रिलीज किया जाता था। तो निफ्टी 50 चलता है। 50 का मतलब क्या है? 50 जो प्रमुख कंपनियां हैं, वह 50 प्रमुख कंपनियों का एक लिस्टिंग होती है और फिर देखा जाता है उसका प्रॉफिट कैसा दे रही है, उस आधार पर इन्वेस्ट किया जाता है। अब जो मोतीलाल ओसवाल कंपनी है, इसका जो म्यूचुअल फंड है, यह 500 कंपनियां लेगा, अर्थात और ब्रॉड कर देगा इस एक्सचेंज ट्रेड फंड को। तो अब इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। मोटा मोटा मैंने समझा दिया होगा कि निफ्टी 500 और निफ्टी 50 का मतलब क्या है, बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी कंपनी? मोतीलाल ओसवाल है और उसका निफ्टी 500, यह भारत का पहला ईटीएफ बना है ना। शार्प क्या है? शार्प देखो, स्वीडन की आपकी कंपनी है। अब स्वीडन की कंपनी यह भारत में अपनी इकाई की स्थापना करेगी क्या? यह रक्षा परियोजनाओं में पहली बात तो 100% एफडीआई निवेश हासिल करने वाली पहली विदेश कंपनी बन गई है। देखो भैया, यह अपना यहां पर प्रोजेक्ट चालू करेगी और 100% पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किसका होगा? स्वीडन कंपनी का होगा। बोले अभी तक जो है मैक्सिमम 74% तक एफडीआई की अनुमति दी जाती थी। एफडीआई समझते हो ना? लंबे समय तक जो इन्वेस्टमेंट होता है, किया जाता है, विदेशी निवेश, उसे बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट, है ना। जानते हो कि नहीं इस चीज को? और एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो होता है, अर्थात कम समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मोटा मोटा समझा करो, बेसिक्स एकदम जाना करो पहले, उसके आधार पर इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक क्या होता था? एफडीआई मात्र 74% की ही अनुमति दी गई थी डिफेंस सेक्टर में जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे। लेकिन यह पहली कंपनी शार्प बन गई है जिसको सब पैसा लगाने की, 100% पैसा लगाने की अनुमति मिल गई है। तो इस आधार पर यह फैक्ट हो गया तैयार। अब देखो, इस्बर जो बैंक है, यह सेबी में पंजीकरण कराने वाला पहला रशियन बैंक बना है। अब सेबी के तहत पंजीकरण कब शुरू हुआ, देखो समझते हैं। हर्षद मेहता घोटाला आपने सुना होगा, तो हर्षद घोटाला नहीं जानते हो तो स्कैम 1992 सभी ने देखा होगा। तो 1992 में जब स्कैम होता है तो सेबी जैसी एक संस्था आती है कि भैया जो स्टॉक एक्सचेंज हैं इनको क्या करना? विधिनियमित या नियमित करना बहुत जरूरी है। तो सेबी एक्ट 1992 आता है, तब इस संस्थान की स्थापना हुई सेबी की। सेबी जो है आपका तब स्थापित हुआ, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक संस्थान जो है। क्लियर? तो सेबी की तब स्थापना होती है आपकी 1992 में और एक अधिनियम के तहत होती है। तो सेबी यहां समझ में आया एक वैधानिक संस्थान है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है सेबी एक संवैधानिक है, नहीं भाई, सेबी वैधानिक है, संविधान में उल्लेख नहीं था इसका। और इसके साथ ही पंजीकरण कराना पड़ता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को, अगर वहां पर अपना कंपनी को लिस्ट करना है, अपने शेयर्स को। क्लियर? तो इस आधार पर जो इस्बर बैंक है वह पहली रशियन बैंक बनी है यहां पर पंजीकरण कराने वाली।
अब प्रमुख वर्ष देखते हैं, वर्ष देखना कैसे याद होंगे। पहले सितंबर के देखो 2 वर्ष छूट गए थे, जैसे पर्यटन वर्ष जो 27 सितंबर का है और पर्यटन और हरित निवेश इसकी थीम है। हृदय दिवस देखो 29 सितंबर का है, यूज हर्ट नो हर्ट इसकी थीम है। अब आते हैं अक्टूबर में, देखो कैसे भी याद होंगे एकदम मक्खन की तरह। कैसे? अगर आपको पूछा जाए अक्टूबर महीने में आप कौन से मंथ जानते हो, तो उसके कंधे पर रखेंगे और सारे बढ़िया से चलाएंगे, एकदम सारे दिवस याद हो जाएंगे। हम बोले यार अक्टूबर में हम एक तो गांधी जयंती जानते हैं, कब है? 2 अक्टूबर। दूसरा हम देखो जानते हैं 31 अक्टूबर, बोले पटेल साहब की जयंती, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है भाई, ये भी याद रखना। और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के बारे में हम जानते हैं। तीसरा देखो एक 8 अक्टूबर को भी एक डे होता है आपका एयरफोर्स डे, नहीं जानते हो तो सुन लो ध्यान से, यह तीनों डे एकदम रट लेना, ये इसके लिए कुछ भी तरीका निमोनिक्स बनाने की जरूरत ना पड़े। 8 अक्टूबर होता है, शुरू से देखते हैं, 15 जनवरी को क्या होता है? 15 जनवरी को होता है आर्मी डे, और 8 अक्टूबर को होता है आपका एयरफोर्स डे, और 4 दिसंबर को होता है आपका नेवी डे। तीनों पता होने चाहिए आपको, 15 जनवरी आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 4 दिसंबर नेवी डे। ये तो एकदम याद ही होने चाहिए, तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं अक्टूबर महीने में, तो 2 अक्टूबर गांधी जी का, 31 अक्टूबर पटेल साहब का। अब आते हैं, सबसे पहला दिया है शिक्षक, तो शिक्षक वाले से पहले एक हम 2 अक्टूबर से लेकर के पीछे हमने पढ़ा 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। मनाया क्या? गांधी जी के कंधे पर बंदूक रख के ही चलाएंगे कि गांधी, देखो वो हुआ भी ऐसा ही है। 2 अक्टूबर को गांधी जी क्या होता है? अहिंसा के पुजारी थे। अब वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है, तो इससे बढ़िया तिथि क्या होगी? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के लिए वन्य जीव सप्ताह हमने चालू कर दिया। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, शिक्षक दिवस दिखाई दिया। देखो शिक्षक दिवस को हम पीछे 5 सितंबर से कनेक्ट करेंगे। 5 सितंबर बच्चे को पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जस्ट एक महीने बाद जाना है 5 अक्टूबर पर, और 5 अक्टूबर को आपको विश्व शिक्षक दिवस मिल जाएगा। थीम क्या है? हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की जरूरत होती है भैया। आ जाते हैं विश्व डाक दिवस पर। देखो विश्व डाक दिवस जो मनाया जा रहा है वो 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। क्या करना है? एयरफोर्स डे से आपको याद करना है। एयरफोर्स डे कब है? 8 अक्टूबर को है। बोले 8 अक्टूबर को एयरप्लेन से हम डाक लेकर जा रहे हैं, कहां पर? विदेश में। तो 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस मनाएंगे। याद रखना क्यों आसान है? क्योंकि हम जो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं वो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। बोले डाक लेकर के 9 को हम विदेश जाते हैं एयरफोर्स से, है ना, क्योंकि 9 को ही एयरफोर्स डे है, और 9 को ही 8 को आपका एयरफोर्स डे है, और 9 को आपका विश्व डाक डे है। तो 8 को हमने क्या किया? एयरफोर्स डे मनाया, एयरप्लेन लिया, और 9 को हम विश्व चले गए डाक देने, और वापस आए 10 को इंडिया। अब बोले 10 को जब इंडिया आएंगे तब जाके हम भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाएंगे। तीनों देखो आपको याद हो गए होंगे डाक दिवस से ही। और इसी से जुड़ा हुआ देखो 10 अक्टूबर है, बहुत आसान है। बोले जब भारत में हम डाक दिवस मनाएंगे, भारत में इंडियन पोस्टल डे कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। और जब भैया आप बताओ, आपको अगर लगातार डाक वगैरह घर से मिलता रहे, पत्र वगैरह मिलता रहे, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले हाँ रहेगा। तो 10 अक्टूबर को ही आप क्या मनाओगे? मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, सभी का यह अधिकार है मानसिक स्वास्थ्य रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। तो विश्व मानसिक दिवस 10 अक्टूबर को। और हमने देखो एयरफोर्स डे से ही सारे डे कनेक्ट किए हैं, 8 तारीख हो चाहे 9 तारीख हो चाहे 10 तारीख के हो। आगे बढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। देखो गांधी जी से ही जोड़ दो इसको। गांधी जी क्या कहते थे? कहते थे एक एक बालिका के राइट्स की रक्षा करनी चाहिए हमें, यानी कि एक एक बालिका के राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए। राइट्स से हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इसकी थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, और एक एक बालिका, तो एक एक आपका अक्टूबर। गांधी जी ये बात बोल रहे हैं, महीना हमने पकड़ लिया अक्टूबर, और एक एक अक्टूबर है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यह देखो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 14 अक्टूबर, यह श्योर डेट नहीं है, है ना, फिक्स नहीं रहती है। तो 14 अक्टूबर जो है इस वर्ष पड़ी है, तो इसके लिए आपको याद ही कर लेना। विश्व खाद्य दिवस पर आते हैं भाई। खाद्य दिवस है आपका 16 अक्टूबर को। देखो यार खाद्य दिवस जो है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। यहां पर भी आप समझ लेना कि 16 साल का जैसे ही व्यक्ति होता है तो किशोर हो चुका है ना, किशोर हो चुका है, तो उससे बोलते हैं भाई खाना वाना अब थोड़ा सा सीमित कर लो, अब थोड़ा ढंग से खाओ, लिक्विड ज्यादा लो। तो थीम भी याद हो गई कि लिक्विड से हमने बात की, जल ज्यादा पियो, तो जल ही जीवन है और जल ही तुम्हारा भोजन है। अब तुम 16 साल के हो गए हो और खाना पीना थोड़ा कम कर लो। खाद्य दिवस हो गया 16 अक्टूबर को।
आयुर्वेद दिवस देखो धन्वंतरी जयंती जिस दिन होती है उस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को इस बार पड़ी है। तो चलो अच्छा, ये तो आगे की बात हो गई। अभी हमने अक्टूबर के प्रमुख देख लिए जो भी दिवस थे। एक दिवस देखो पहले ही बता दिया है, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या है आपका? सरदार पटेल, इसी दिन आपका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अब हम अक्टूबर महीने के सभी याद हो गए। अब किसकी आएंगे? अब आएंगे नवंबर महीने की। नवंबर में आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा होगा तो नवंबर महीने में कितना जानते हो आप? 14 नवंबर तो जानते ही हो भैया, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम। तो 14 नवंबर सभी को पता रहता है, तो उससे देखो हम कैसे जोड़ेंगे अभी चीजों को, सब याद हो जाएगा। जैसे इस महीने का प्रमुख दिवस है मधुमेह दिवस। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है, पिछले साल का उठाकर देखना, टीबी दिवस पूछा था भाई, और टीबी दिवस की थीम पूछी थी, है ना? तो टीबी दिवस पूछा है, थीम पूछी है, तो ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो मधुमेह दिवस पर आते हैं, तो यह 14 नवंबर है। याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हम नवंबर में जितना जानते हैं उससे कनेक्ट किया करो तो याद रहेगा। 14 नवंबर में हम मनाते हैं बाल दिवस। अब बालक जो होता है, बच्चे क्या होते हैं? बड़े स्वीट होते हैं कि नहीं? और स्वीट से हमें क्या होता है? मधुमेह होता है। तो मधुमेह दिवस भी उसी दिन है 14 नवंबर को। और मधुमेह देखभाल तक पहुंच, यह इसकी थीम है। अगला बढ़ते हैं आगे, तो जनजाति गौरव दिवस दिखाई दिया। देखो यार, जनजाति गौरव दिवस जो है 15 नवंबर है, और 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस भी था। और 15 नवंबर को ही आपका बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती कब है? 15 नवंबर। इसी दिन हम जनजाति गौरव, क्योंकि जनजातियों के लिए बिरसा मुंडा जी गौरव की बात रहे थे, तो इसी दिन हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। अब 15 से एक दो दिवस और मैं बता रहा हूं जो लिखे नहीं है, तो यहां पर समझते हैं। देखो देखो, इसमें 19 नवंबर की डेट याद रखना। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 19 नवंबर को आप इंटरनेशनल मेंस डे मनाते हैं। सभी को पता रहता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च। तुरंत बता दोगे। लेकिन पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस कब है, तो 19 नवंबर है। और इसको याद रखना थोड़ा, एक इस दिन गंदा दिवस मनाया जाता है। गंदा मतलब कि नहीं है तो देश को स्वच्छ रखने के लिए, टॉयलेट डे। अब टॉयलेट किसने की थी? टॉयलेट मूवी की थी भाई अक्षय कुमार ने, है ना? तो टॉयलेट से हम याद कर लेंगे। टॉयलेट डे भी 19 नवंबर को मनाते हैं। इसी दिन इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाते हैं। तो डे आपके लिए याद हो गया, 19 नवंबर याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर का देखते हैं। तो दिसंबर में कुछ तो आपको सभी को याद होंगे। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है? फिर और कौन सा देखिए दिसंबर का आपको याद रहता है? दिसंबर में 25 दिसंबर आपको याद रहता है। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 25 दिसंबर को हम मनाते हैं क्रिसमस डे। फिर यहां हम बात करेंगे, पहले विश्व एड्स दिवस का देखते हैं। 1 दिसंबर पता है, लेकिन लेट्स कम्युनिटीज लीड। तो लेट्स कम्युनिटीज लीड जो है इस बार की थीम रही है। मृदा दिवस पर आते हैं भाई। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा दिवस 5 दिसंबर को। पीछे ही आपको समझाया मैंने। जैसे 4 दिसंबर क्या बताया था? 4 दिसंबर नेवी डे बताया था। एयरफोर्स डे, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे, तीनों याद रखने हैं एकदम। और तीनों आपको डेट भी बता दी हैं, इनको लिख लेना। 15 जनवरी आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 4 दिसंबर नेवी डे। अब हम आ चुके हैं दिसंबर पर। दिसंबर में देखो हम 1 तारीख से बढ़ते हैं आगे 4 दिसंबर पर, तो नेवी डे मनाया जाता है। नेवी कहाँ रहती है भाई? जल में रहती है। बोले यार 4 को ये जल में रहते हैं, इनको बेचारों को मिट्टी नसीब नहीं होती है ना? तो मिट्टी अगला ही दिन है आपका, नेवी डे से कनेक्ट करोगे। 5 दिसंबर का दिन मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मिट्टी और पानी, देखो इसकी थीम भी समझ में आ गई। पीछे हमने पानी वाले दिन से ही, नेवी डे वाले से ही कनेक्ट किया था इसको। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। इससे जस्ट पहले हम 9 दिसंबर को मनाते हैं एंटी करप्शन डे। और 9 पर आपको फोकस रखना है। नो को आपको जब हाईलाइट करोगे, नो को नो बोलना है, तो करप्शन को क्या बोलना है? नो बोलना है। 9 दिसंबर को आपको एंटी करप्शन डे है। और जब जैसे ही आप एंटी करप्ट रहोगे तो मानव अधिकारों की सुरक्षा तो स्वतः हो जाएगी। तो अगले दिन ही इससे जोड़कर हमने याद किया 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। थीम क्या है इसकी? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता व न्याय, इसकी इस बार की थीम है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम है आपकी एक्ट टुडे। क्लियर हुआ? और सारे देखो याद भी कराए गए हैं, ताकि आपको चीजें ध्यान भी बनी रहें। यहीं पर राष्ट्रीय देखो किसान दिवस भी आपको याद रखना है। सारे देखो याद कराते हैं अभी। 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। चूंकि किसान दिवस है आपका 23 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को है आपका उपभोक्ता दिवस, और 25 को है आपका क्रिसमस डे। या इसी दिन सुशासन दिवस भी मनाते हैं।
25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाते हैं। अब 23 से जोड़ना है आपको। किसान जब खुश रहेगा बढ़िया से तो उपभोक्ता खुश रहेगा, क्योंकि किसान क्या करता है, उत्पादन करता है। तो उत्पादन बढ़िया करेगा किसान तो अगले ही दिन आपका मना लेंगे हम उपभोक्ता। उपभोक्ता खुश, उपभोक्ता जब खुश रहेगा तो क्रिसमस भी मनाएगा और देश में सुशासन भी रहेगा उसी दिन। तो अपने ने याद किया कि सुशासन और क्रिसमस वाले दिन ही सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है उस दिन। और 23 को है किसान दिवस, 24 को है आपका उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, तीनों याद हो गए कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, जनवरी से जून के कुछ महत्वपूर्ण डे और उनकी थीम देख लेते हैं। यहां भी पूछे जाने की गुंजाइश है। जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस तुरंत याद करना है ना आपको, तो 26 जनवरी से जोड़ना है। 26 जनवरी सभी को पता है, बच्चों बच्चों को। गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बोले 25 को जब यार वोट दोगे ना तभी बढ़िया गणतंत्र की स्थापना होगी। तो 25 जनवरी को है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस और उस दिन आपकी थीम है वोट जैसा कुछ नहीं। कैंसर दिवस देखो, कैंसर दिवस आपको बताता हूं तरीका। देखो 14 फरवरी तो आपको याद ही होगा, 14 फरवरी सब जानते हो वैलेंटाइन डे। 14 से 1 हटा दो, मतलब 14 फरवरी जिस दिन मनाते हो उनमें से 1 को गायब कर दो। जो 2 मनाते हैं ना उनमें से 1 को गायब कर दो तो बचेगा 4 और उसकी जिंदगी हो जाएगी कैंसर जैसी। ठीक है, उसकी जिंदगी हो जाएगी, जो 1 बचेगा कैंसर जैसी। तो 4 फरवरी को हमारा है कैंसर डे। अब क्लोज द केयर गैप उसकी थीम रखी गई है। विश्व टीबी, अब टीवी को याद करना है, टीवी से याद कर लो। बोले टीवी देखने अगर 2 महिलाएं बैठ गई तो 4 बातें जरूर करेंगी। करती हैं कि नहीं करती हैं? बोले 2 महिलाएं अगर टीवी देखने बैठ गई तो 4 बातें जरूर करेंगी। और महिलाएं इसलिए याद किया है कि हमें मार्च महीना पकड़ना है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब है? मार्च महीने में है। तो इसीलिए 2 महिलाएं बैठी थी। महीना कौन सा है? मार्च का आ जाएगा। 2 बैठी थी, 4 बातें करेंगी तो 24 मार्च हो जाएगा। टीबी डे याद हो गया। इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीवी, हाँ हम टीवी को समाप्त करेंगे। स्वास्थ्य दिवस, यार WHO की स्थापना जब हुई थी उसी दिन स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस, अब देखो पृथ्वी दिवस को आपको जैव विविधता दिवस से कनेक्ट करना है। कैसे? 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस है, जस्ट आपका 1 महीने बाद 22 तारीख ही है और 22 मई को जैव विविधता दिवस है। जब पृथ्वी को सुरक्षित रखोगे आप तो जैव विविधता स्वतः सुरक्षित रहेगी, ऐसे याद कर लेना। इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, यह पृथ्वी दिवस की थीम है। जैव विविधता के समझौते से कार्रवाई तक। मलेरिया हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं, जब टीका के बारे में पढ़ा था कि 15 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं और टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। तमाकू निषेध, जो मई महीने का अंतिम दिन है वह तमाकू निषेध है। खाद उगाओ तमाकू नहीं, यह थीम रही है। पर्यावरण को देखते हैं तो पर्यावरण में सबसे ज्यादा चिंता का विषय इस समय प्लास्टिक बना हुआ है, क्योंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसीलिए इसकी थीम ही इस बार प्लास्टिक बेस्ड है, प्लास्टिक पोल्यूशन बेस्ड, प्लास्टिक पोल्यूशन का उपाय। और यह मनाते हैं हम 5 जून को, सभी को पता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस देखो 21 जून को है, क्योंकि भारत के योग पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल चुकी है, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है 21 जून को। और एक विश्व के लिए योग। आ जाइए पुस्तकें देखते हैं। पुस्तकों के बाद कुछ विविध का टॉपिक रहेगा, फिर यह वीडियो खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो में इतने महत्वपूर्ण आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, आप भी जानते हैं हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर आता है और आपको याद भी हो रहा होगा, साथ के साथ आपको याद भी कराया जाता है, सीधे सीधे पढ़ा नहीं जा रहा है। यहां पर पुस्तक है आपकी, देखो यहां भी हम कनेक्टिंग वर्ड लेंगे, कनेक्टिंग वर्ड रख के हमें उसका राइटर याद कर लेना है। जैसे पुस्तक है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, यह सलमान रुश्दी की पुस्तक है। कई बार पढ़ते होगे, याद करते रहोगे, लेकिन कुछ कनेक्टिंग वर्ड निकाल लिया करो। जैसे मर्डर निकाला हमने, मर्डर के लिए अभी कौन फंसा था? काले हिरन के मर्डर के लिए कौन फंसा था? बोले मर्डर के लिए सलमान खान चर्चा में रहते थे। तो मर्डर सलमान, 2 शब्द हमने कनेक्ट किए, 2 हिंट मिले। तो यह पुस्तक जो है अटेम्प्टेड मर्डर के लिए सलमान पर देखिए आरोप लगाए गए थे, सलमान रुश्दी इसके राइटर हो जाएंगे। द वुमेन इन मी, अब देखो यार वुमेन मतलब होता है महिला, और ब्रिटेन की महिला जो रहती थी उसने हम प्रशासन किया, तो ब्रिटेन से ब्रिटनी स्पीयर्स हमने याद कर लिया इस पुस्तक की जो लेखक हैं। नए भारत का संवाद, लगातार नए भारत की बात कौन करता है? बोले हमारे मोदी जी हैं, लगातार नए भारत की बात करते रहते हैं। तो नए भारत का सामवेद किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, यह पुस्तक है एनडी मैरिनो की। याद कैसे रखेंगे? देखो नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कैरियर के लिए अपने मैरी को भी नो कर दिया, मैरिज नो, मैरी जो है मैरिज का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है और मैरिज को नो कर दिया था, तो याद हुए इसके राइटर मैरिनो, एनडी मैरिनो। नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कैरियर के लिए मैरी को नो कर दिया था, मैरिज को नो कर दिया था, तो मैरिनो हमें याद हो गया। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी के राइटर हैं। द नमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ, देखो द नमो स्टोरी कोई स्टोरी है, नागवाक की स्टोरी आपको लोग बचपन में सुनाते ही रहते थे, तो नमो स्टोरी क्या हो गई? किंसुक नाग की यह बुक है। जेबा, अब जेबा यार देखो मुस्लिम सा नाम लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड भी मार सकते हैं कि जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसकी पुस्तक है? हुमा कुरैशी की है। वेलकम टू पैराडाइज, बहुत आसान है। कैसे?
ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है, याद कैसे रखोगे? वेलकम मूवी सबने देखी होगी, किसकी पुस्तक है? बोले अक्षय कुमार की पुस्तक है। और अक्षय कुमार की पत्नी कौन है? ट्विंकल खन्ना है। तो वेलकम टू पैराडाइज किसकी पुस्तक याद रख लेंगे? ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। मोदी का बनारस, यह अरविंद चतुर्वेदी की पुस्तक है। नेशन कॉलिंग, देखो भैया नेशन कॉलिंग जो पुस्तक है यह सोनल गोयल, बहुत प्रचलित आईएएस ऑफिसर हैं, बेसिकली यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह प्रमुख पुस्तक है। तो यह नेशन कॉलिंग पुस्तक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में लगे हुए जो छात्र हैं उनके लिए यह पुस्तक लिखी गई है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास पुस्तक है टीएन शेषन की, यह आपके पूर्व में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी रहे थे। अब आसान कैसे है? ब्रोकन ग्लास, अब मान लो कोई ग्लास आपसे ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, तो उसमें कुछ शेष बचेगा क्या? बोले कुछ नहीं बचेगा। तो टीएन शेषन से हमने शेष को निकाला, शेषन, और यहां से ब्रोकन ग्लास से कनेक्ट किया। विक्ट्री सिटी, देखो विक्ट्री जो है, जब कोई आदमी पीछे हमने पढ़ा था अटेम्प्ट मर्डर के लिए फंसाया गया था सलमान, और उसकी अंत में क्या हुई है? विक्ट्री हुई है, बच गया है ना। तो विक्ट्री किसकी हुई है? सलमान की हो गई है। तो यहां भी हमने विक्ट्री सिटी बुक याद कर ली, सलमान रुश्दी से। यूपी टू यूक्रेन, देखो भाई यार जो यूपी टू यूक्रेन है ये अलग ही अध्याय है, तो उपाध्याय यूपी टू यूक्रेन, रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसका वर्णन किया गया है। यह पुस्तक लिखी गई है अभिषेक उपाध्याय के द्वारा। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, यानी कि वह मॉन्क जिसने यूपी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ योगी जी की बात की जा रही है, शांतनु गुप्ता की पुस्तक है। और यह जानिए यह जो मॉन्क है, मॉन्क का क्या कैरेक्टर होता है? शांत रहता है, शांतनु, शांत जो नहीं रहता है वह मॉन्क है हमारे योगी जी, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा ही बदल दी है। तो इसीलिए यह पुस्तक का नाम है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, और यूपी अब एक बीमारू राष्ट्र से बाहर निकल चुका है। क्लियर? तो सारी पुस्तक और उनके राइटर के नाम मैंने याद करवा दिए कि नहीं, साथ के साथ आप सीधे ऐसे पढ़ते होगे, उसको कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं जोड़ते होगे तो आपको फिर याद नहीं रहती होंगी चीजें। विविध पर आते हैं भाई। विविध में क्या है? विविध में सबसे पहले देखेंगे हम जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब है, यह गोरखपुर में बनाई जा रही है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई शहर है तो वहां जरूरी है आपके लिए याद रखना। अब वेब पोर्टल अपना चंद्रयान, यहां क्या है? जो चंद्रयान 3 हमने भेजा था उससे संबंधित एनसीईआरटी के द्वारा इस वेब पोर्टल को विकसित किया गया। यहाँ कुछ क्विज रहेंगी, कुछ पहेलियां रहेंगी, जिससे बच्चों में क्या है, थोड़ा सा अपने चंद्रयान 3 के बारे में जानने में जागरूकता रहेगी और थोड़ा उन्हें जागरूक किया जा सकेगा। तो इस संदर्भ में एनसीईआरटी के द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। विश्व कौशल प्रतियोगिता में समझेंगे हम, जो विश्व कौशल प्रतियोगिता हुई यहां पर भारत ने भी भाग लिया। भारत का स्थान तो 11वां रहा, लेकिन जो जीत कर आए इस प्रतियोगिता में उन्हें सम्मानित किया गया यहां पर भारत में। तो उसी संदर्भ में पूछा जा सकता है, विश्व प्रतियोगिता जो कौशल हुई संबंधी उसमें भारत की रैंक क्या थी? 11वीं थी। साइकी अंतरिक्षयान जानते हैं? देखो साइकी अंतरिक्षयान क्या है? नासा का यह अभियान है और यह क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए है। क्षुद्र ग्रह आप जानते हैं जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इसके मध्य में ही कुछ छोटे छोटे ग्रह होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। भूगोल की क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था। अब इन क्षुद्र ग्रहों की स्टडी के लिए मिशन भेजा जा रहा है नासा के द्वारा, जिसका नाम है साइकी। अब देखो साइको जो होता है उससे लोग क्षुद्र रहते हैं, है ना, क्षुद्र मतलब होता है क्षुद्र रहते हैं ना, उससे नाराज रहते हैं, जो साइकी होता है या साइको होता है। तो साइकी से हमने साइको को कनेक्ट कर लेना है। अब डंपा टाइगर रिजर्व, देखो यार डंपा में मेढक की प्रजाति मिली थी, ये जरूरी नहीं अपन के लिए है, यह यूपीएससी वगैरह एग्जाम में पूछता है। यहां पर आपसे पूछेगा कि चर्चा में रहा डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो डंपा जो है आपका मिजोरम में है। अब रम वगैरह जो होती है, डंप से आपको डंप यार्ड तो पता ही होगा, डंप यार्ड जहां कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। बोले यार ये रम है ना, इसको डंप यार्ड में ही डालो, ये वहीं डालने की जगह है। अब भोपाल पर आते हैं, तो भोपाल जो पुलिस थाना है यह भारत का पहला महिला पुलिस थाना, यानी कि जितने भी कर्मचारी या जितने भी लोग रहेंगे, पुलिसकर्मी रहेंगे, सारे के सारी महिलाएं रहेंगी। तो पहला ऐसा पुलिस थाना बन चुका है। पूसा 44 पर पंजाब सरकार के द्वारा इस धान की किस्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डालती थी किसानों के लिए भी, फसल के लिए भी, स्वास्थ्य पर भी, और फसल के संदर्भ में भी यह नकारात्मक प्रभाव डालती थी। पंजाब के द्वारा यह पूसा 44 बैन कर दी गई है। इसके अलावा और सारी किस्में भी हैं, एग्रीकल्चर में देखो जब करेंगे वहां जानेंगे। जैसे पूसा सुगंधित भी हमने देखा था, वह भी आपकी धान की प्रमुख फसल है। नम्मा कंबाला, देखो नम्मा कंबाला जो प्रतियोगिता है यह पहली बार बेंगलुरु में हुई है। होता क्या है, देखो यह कंबाला प्रतियोगिता भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता है और बेंगलुरु में नहीं होती थी, फर्स्ट टाइम हुई है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसका प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ है, तो बताना है बेंगलुरु में हुआ है। अब याद रखना आसान बहुत है, बेंगलुरु को हमने बंगले से याद किया था। बोले बंगले पर कंबल ओढ़ के कौन लेटा रहता है? बोले जो लेटा रहता है मोटा होगा, भैंसी की तरह होगा, वही लेटा रहता होगा। तो बंगले पर आपके कंबल डालकर लेटा हुआ है, भैंसे से हमने भैंस दौड़ प्रतियोगिता को कनेक्ट किया, और कंबल से कंबाला प्रतियोगिता कहां हुई है? बंगले पर, यानी कि बेंगलुरु में हुई है। हर बच्चे के लिए हर अभियान, बोले हर बच्चे के लिए हर अधिकार की बात कर रहा है,
कोई उत्तम प्रदेश होगा, बिल्कुल भैया, इसीलिए उत्तर प्रदेश है हमारा। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की बात की जा रही है। अब इक्सचिक, इक्सचिक क्या है? तो यहाँ चिक में ही छुपा हुआ है जो आपका आंसर है। चिक जो है आपका चिकनगुनिया का यह पहला टीका है, नाम क्या है? इक्सिक, इक्सचिक, ठीक। चक्रवात मिथिली, देखो चक्रवात से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है वह एक तो बंगाल की खाड़ी कहां पर हुआ आया है चक्रवात, यह पूछा जाएगा। दूसरा, यह नामकरण किसके द्वारा दिया गया? देखो नामकरण के लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है, जो उस एरिया में आते हैं, जैसे हिंद महासागर के क्षेत्र में आएगा तो उस क्षेत्र से लगे हुए जो राष्ट्र हैं वह पहले अल्फाबेटिकल बेस पर जो है नामकरण देते हैं, ठीक। जैसे अल्फाबेटिकल में जो नाम होता है उसी आधार पर वह चक्रवात जो भी आएगा उसका नामकरण वही राष्ट्र देगा। तो इस बार का जो मिथिली है यह मालदीव के द्वारा यह नाम दिया गया है। मिथिली का मतलब होता है एक बहुत बड़ा वृक्ष, और यह आया कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। ज्यादातर जो चक्रवात आपको देखने में मिलेंगे वो बंगाल की खाड़ी में भी, हाल ही में कुछ बीते वर्ष में यहाँ अरब सागर में भी कुछ चक्रवात दिखाई दिए हैं, ठीक है। इसके लिए प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानव निर्मित कारण भी जिम्मेदार है। तो अभी मिथिली को समझना है, बंगाल की खाड़ी में आया है और मालदीव ने दिया है, तो गाल और माल दोनों याद रखना है ना, गाल से बंगाल और माल से मालदीव, क्लियर। मिट्टी कैफे, मिट्टी कैफे चर्चा में क्यों था? मिट्टी कैफे चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहां पर जितने भी कर्मचारी हैं सारे के सारे दिव्यांग हैं, यानी कि दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा यह संचालित किया जाएगा। और हमारे जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया इस कैफे का। तेलंगाना में पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तैयार किया गया है। 3D प्रिंटेड मंदिर, जब 3D प्रिंटेड हमने डाकघर बताया था तो वहां समझाया था कि वह बंगले पे था आपके, तो बेंगलुरु से याद किया था। और यहां मंदिर है तो मंदिर में होता है भैया गाना बजाना, तो 3D प्रिंटेड जो मंदिर है वो तेलंगाना में है। ऑपरेशन जिंदगी कहां चलाया गया था? बहुत चर्चा में रहा था। जब उत्तरकाशी में टनल की दुर्घटना हुई थी तो वहां पर ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। लोगों की, मजदूरों के भैया जो फंस गए थे उनकी जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया था। यहां एक व्यक्ति बड़ा चर्चा में रहते हैं, अर्नोल्ड डिक्स। देखो अर्नोल्ड, ए फॉर अर्नोल्ड एंड ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। पूछे किस देश के हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। यह टनलिंग एक्सपर्ट हैं जिनका प्रमुख योगदान रहा था इन मजदूरों को इस टनल से बाहर निकालने में, इनकी जिंदगी बचाने में। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिंदगी और व्यक्ति थे वह अर्नोल्ड डिक्स। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखिए यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो भारत गौरव। अब यार देखो, भारत गौरव ट्रेन टूर, कॉमन सेंस लगाकर समझो। अगर भारत के गौरव को बढ़ाना है तो भारत को सभी राज्यों को उत्तर पूर्व राज्यों से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से हम कटे हुए हैं। तो भारत को गौरव बढ़ाने के लिए एक ट्रेन टूर जो चलाई जाएगी, कहां चलाई जाएगी? तो दिल्ली से उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए चलाई जाएगी। नाम क्या है उसका? भारत गौरव। जीपीएस ट्रैकर पायल चर्चा में रहा। हुआ क्या? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए यह भारत की पहली पुलिस बनी है। और यह है क्या? पायल। यह ट्रैकर, जो जीपीएस ट्रैकर पायल है, यह, इसका मतलब समझे, इसका सेंस समझो। पायल कहां पहनते हो? पायल बोले पैर में पहनते हो, तो बोले आतंकवादियों के कहां कहां पैर पड़ रहे हैं ना, इसके बारे में ही जानेगा यह जीपीएस ट्रैकर। इसके लिए जो पुलिस बनाई गई है उसी को ही यह जीपीएस ट्रैकर पायल दिया जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में तैनात होगी। और यह जमानत पर जितने भी आतंकवादी छूटते हैं उन पर नजर रखने वाली भारत की यह पहली पुलिस होगी। हंगर प्रोजेक्ट जानते हैं भाई। हंगर प्रोजेक्ट में क्या हुआ? एक तो यह उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा को लेकर हंगर है, तो खाद्य सुरक्षा को लेकर ही यह प्रोजेक्ट रहेगा। साथ ही हंगर से जोड़ना है, जब हंगरी होते हैं बच्चे, हंगरी कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, तो क्या होते हैं? रोते हैं ना। बोले हाँ रोते हैं। बोले फिर ना रोवे, कोई बच्चा ना रोवे, नार्वे को पढ़ना है, जब कोई बच्चा ना रोवे, हैं ऐसे प्रोनाउंस कर रहा है कि नहीं? तो ना रोवे मतलब कि, तो उसके लिए नार्वे के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी हंगर प्रोजेक्ट में। किस देश के द्वारा? ना रोवे, कोई बच्चा ना रोवे, तो हंगर, तभी हंगर प्रोजेक्ट खत्म। वो हंगर प्रोजेक्ट से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं खाद्य सुरक्षा की, वो खत्म की जा सकती हैं। तो कौन सा देश आर्थिक मदद कर रहा है? नार्वे कर रहा है। अब सिंहासन कक्ष को देखते हैं, तो सिंहासन कक्ष का जो नाम हो गया है वह अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष है। यह बेसिकली कलकत्ता का जो राजभवन है वहां प्रतिष्ठित जो सिंहासन कक्ष है लगा हुआ है, उसका नाम बदल दिया गया है। बोले यार सिंहासन पर इस समय कौन बैठा हुआ है? बीजेपी सरकार बैठी हुई है, तो उसके आइडियल कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो नामकरण जो किया जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आधार पर नामकरण किया जाएगा। यह आपका देखिए महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने का करंट अफेयर। यहां से अगर आपके मान लीजिए 25 प्रश्न आते हैं तो भैया 15 क्वेश्चन मानकर चलिए, 14 से 15 क्वेश्चन इसी भाग से मिलेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर से।
बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करके इसको तैयार करना है। एक और देखिए आपको बता दे रहा हूं, वर्ड ऑफ द ईयर, यह भी दिया जाता है। अलग अलग जो डिक्शनरीज हैं उनके आधार पर अलग अलग डिक्शनरी का वर्ष का एक शब्द घोषित किया जाता है, उसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाएगा, जो बहुत अधिक चर्चा में रहता है या बहुत अधिक सर्चिंग की जाती है, जिसके बारे में लोगों के द्वारा जानकारी ली जाती है। तो अलग अलग डिक्शनरी हैं, जैसे एक है आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी, क्लियर, एक है आपकी कॉलिंस डिक्शनरी, समझना ध्यान से, इसको नोट कर लेना। एक है आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी, एक है आपकी कॉलिंस डिक्शनरी, एक है आपकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, 3 हो गई। चौथी है आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो 4 डिक्शनरी हैं, कैम्ब्रिज, कॉलिंस, मरियम वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड। चारों डिक्शनरियां वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। तो कैम्ब्रिज ने जो किया है हेलुसिनेट वर्ड को किया है वर्ड ऑफ द ईयर, और कॉलिन ने किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कॉलिन डिक्शनरी ने किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और मरियम वेबस्टर ने किया है ऑथेंटिक शब्द को। लोगों ने ऑथेंटिसिटी बड़ी जाननी चाहिए, तो मरियम वेबस्टर ने। ऑक्सफोर्ड ने किया है रिज को। देखो रिज का मतलब होता है आकर्षण, है ना, करिश्माई आकर्षण, किसी को आकर्षित करना। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज को किया है, और ऑक्सफोर्ड जो है सभी को आकर्षित भी करती है, क्लियर। तो रिज हो गया। अब कैम्ब्रिज जो है हेलुसिनेट। अब ब्रिज पर क्या है, अगर आपको कोई हेलुसिनेट कर देता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और फिर आपको कॉलिंग करनी होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करोगे। 2 मैंने याद करा दी। ब्रिज पर आपको कोई हेलुसिनेट कर देगा, किसी को कॉल नहीं कर पाओगे, तो कॉलिंग डिक्शनरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, तभी आप कॉल कर पाओगे। 2 आपको याद हो गई। ऑक्सफोर्ड देखो रिज है आपका, और मरियम वेबस्टर ऑथेंटिक शब्द याद कर लेना। लोगों ने ऑथेंटिसिटी भी बड़ी जाननी चाहिए, उसके लेकर भी बड़ी जागरूकता रही। ये हो गया आज का करंट अफेयर कंप्लीट, और यह करंट अफेयर का अंतिम वार था। अंतिम बार का मतलब समझते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद 3-4 बार रिवीजन कर लेना। जो लास्ट 6 मंथ का 4 वीडियो मैंने दिए हैं, उन 4 वीडियो से आप पेपर देकर आना और देखना कितने ज्यादा क्वेश्चंस वहां से रहते हैं। बचता कौन सा भाग है भाई? बच रहा है अभी स्पोर्ट का। 1-2 प्रश्न हो सकता है स्पोर्ट से आ जाए, और यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स भी, वो भी 6 मंथ का कवर करा दिया जाएगा। जहां तक संभव है कल वीडियो आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि करंट का आपका या यूपी का, 2 जो मेजर पोर्शन है करंट और यूपी, 25 और 15, मोटा मोटा मानकर चलिए 40 प्रश्न कवर करते हैं यही दोनों भाग। तो यह दोनों बहुत अच्छे से कराए गए हैं। जो वीडियो आप देख लेना कई बार, भैया एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए नोट्स पर आपके और इस वीडियो पर, ताकि चीज आपको याद रहे, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना कंफ्यूज रहोगे एक बार करने के बाद। मत सोचना कि भैया तैयार हो जाएगा सारा, ठीक है। तो आज का वीडियो फिर खत्म करते हैं। अब बची हुई चीजें जो संजीवनी सीरीज के अंतर्गत हैं, वो भी जल्द ही 1 से 2 दिन में, या बहुत ज्यादा 3 दिनों में खत्म कर दी जाएंगी, ताकि लास्ट के 10 दिन केवल आप रिवीजन करो। धन्यवाद।